ये ऑडियो बुक एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ यानी जिंदगी में शिक्षा का महत्व पे है, जो कि जिड्डू कृष्णमूर्ति जी द्वारा लिखी गई है। बुक समरी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सही एजुकेशन का रियल टारगेट सिर्फ मार्क्स, डिग्रीज और जॉब्स नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड इंसान बनाना है जो फियर से फ्री हो, सीधा देखे और लाइफ को पूरे रूप में समझे। एजुकेशन को सेल्फ नॉलेज को जगाना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज कुछ डायरेक्टली देखने की कैपेसिटी यही इंटेलिजेंस है और इसी से लाइफ में सच्ची फ्रीडम, लव और पीस आती है। सिर्फ टेक्निक और इन्फॉर्मेशन को ओवर एम्फसाइज करने से माइंड पास्ट का एक्सटेंशन बन जाता है, रूथलेसनेस बढ़ता है और सोसाइटी कॉम्पिटिटिव, वायलेंट और डिवाइडेड होती जाती है। रियल रिफॉर्म सिस्टम से नहीं, इंडिविजुअल्स के अंदर से आता है, जब इंसान अपने रिलेशनशिप्स यानी लोगों, चीज़ों, आइडियाज़, नेचर में अपने आप को क्लियरली देखता है। ऑथोरिटेरियन पैटर्न्स, ब्लाइंड कन्फर्मिटी और सक्सेस की वर्शिप क्रिएटिव थिंकिंग को मार देती हैं। मीन्स ही एंड को शेप करते हैं, इसलिए फ्रीडम शुरुआत में ही जीना पड़ेगा। बुक में आगे चैप्टर्स स्कूल्स, पेरेंट्स, टीचर्स, सेक्स, मैरिज और आर्ट, ब्यूटी, क्रिएशन पर दिखाते हैं कि बिना लव और सेल्फ नॉलेज के कोई भी मेथड या आइडियोलॉजी इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग्स नहीं बना सकती। टेबल ऑफ कंटेंट्स। चैप्टर 1, शिक्षा और जिंदगी की महत्वता, एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। चैप्टर 2, सही प्रकार की शिक्षा, द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन। चैप्टर 3, बुद्धि, अधिकार और बुद्धिमता, इंटेलेक्ट, अथॉरिटी एंड इंटेलिजेंस। चैप्टर 4, शिक्षा और विश्व शांति, एजुकेशन एंड वर्ल्ड पीस। चैप्टर 5, विद्यालय, द स्कूल। चैप्टर 6, माता पिता और शिक्षक, पेरेंट्स एंड टीचर्स। चैप्टर 7, काम, सेक्स और विवाह, मैरिज। चैप्टर 8, कला, सौंदर्य और सृजन, आर्ट, ब्यूटी एंड क्रिएशन। चैप्टर 1, शिक्षा और जिंदगी का मतलब। जब कोई दुनिया भर ट्रैवल करता है तो ये क्लियरली दिखता है कि इंसानी नेचर हर जगह ऑलमोस्ट सेम है, चाहे इंडिया हो या अमेरिका, यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया। ये बात कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में और ज़्यादा साफ नज़र आती है। हम एक ऐसे टाइप के ह्यूमन बींग्स निकाल रहे हैं जैसे किसी मोल्ड से निकले हों, जिन्हें सबसे ज़्यादा कंसर्न सिक्योरिटी ढूंढने का हो, कोई बनने का टारगेट हो या फिर बिना ज़्यादा सोच विचार के सिर्फ गुड टाइम चाहिए हो। कन्वेंशनल एजुकेशन इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बहुत मुश्किल बना देती है। कन्फॉर्मिटी से मीडियोक्रिटी आती है। ग्रुप से अलग सोचना या एनवायरनमेंट का प्रेशर रेजिस्ट करना ईजी नहीं होता, और जब तक सक्सेस की वर्शिप चलता रहेगा तब तक ये काम रिस्की ही लगेगा। सक्सेसफुल बनने की अर्ज, जो रिवॉर्ड का परस्यूट है, चाहे मटीरियल हो या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, अंदर या बाहर सिक्योरिटी की सर्च, कंफर्ट की डिज़ायर, ये पूरा प्रोसेस डिसकंटेंट को दबा देता है, स्पॉन्टेनिटी को खत्म करता है और फियर पैदा करता है। और फियर इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को ब्लॉक कर देता है। उम्र बढ़ने के साथ माइंड और हार्ट दोनों में डलनेस सेट हो जाती है। कंफर्ट ढूंढते हुए हम जिंदगी में आमतौर पर एक क्वाइट कॉर्नर बना लेते हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट मिनिमम हो, और फिर उस सेक्लूजन से बाहर निकलने से डर लगता है। लाइफ का ये डर, स्ट्रगल और न्यू एक्सपीरियंस का डर, हमारे अंदर से एडवेंचर की स्पिरिट को मार देता है। हमारा अपब्रिंगिंग और एजुकेशन हमें नेबर से डिफरेंट होने से डराते हैं, सोसाइटी के एस्टैब्लिश पैटर्न के कॉन्ट्ररी सोचने से रोकते हैं और अथॉरिटी और ट्रेडिशन के नाम पर फॉल्स रिस्पेक्ट सिखाते हैं। खुशकिस्मती से कुछ लोग अर्नेस्ट होते हैं जो राइट लेफ्ट के प्रेजुडिस के बिना ह्यूमन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, पर ज़्यादातर लोगों में रियल डिस्कंटेंट या रिवॉल्ट की स्पिरिट नहीं होती। जब हम एनवायरनमेंट को बिना समझे सरेंडर कर देते हैं तो जो रिवॉल्ट की चिंगारी होती है वो बुझ जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते ही वो खत्म भी हो जाती है। रिवॉल्ट दो तरह का होता है। एक होता है वायलेंट रिवॉल्ट, सिर्फ रिएक्शन, बिना अंडरस्टैंडिंग के, एग्जिस्टिंग ऑर्डर के खिलाफ। और दूसरा होता है डीप साइकोलॉजिकल रिवॉल्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत लोग पुरानी ऑर्थोडॉक्सी से रिवॉल्ट करके नई ऑर्थोडॉक्सीज में गिर जाते हैं, नई इल्यूजन्स और छिपे हुए सेल्फ इंडल्जेंसेस में।
अक्सर होता यह है कि हम एक ग्रुप या आइडियल से टूटकर दूसरे ग्रुप या आइडियल्स में जुड़ जाते हैं, एक नया पैटर्न बना लेते हैं जिसके खिलाफ फिर से रिवॉल्ट करना पड़ता है। रिएक्शन सिर्फ ऑपोजिशन पैदा करता है और रिफॉर्म को हमेशा और रिफॉर्म चाहिए होता है। पर एक इंटेलिजेंट रिवॉल्ट होता है जो रिएक्शन नहीं होता, जो सेल्फ नॉलेज से आता है, अपने थॉट और फीलिंग की अवेयरनेस से। जब हम एक्सपीरियंस को सीधा फेस करते हैं और डिस्टर्बेंस से नहीं भागते, तब इंटेलिजेंस हाईली अवेकन्ड रहता है। और हाईली अवेकन्ड इंटेलिजेंस ही इंट्यूशन होती है, जो लाइफ में असली गाइड है। अब सवाल ये है, जिंदगी का मतलब क्या है? हम किस लिए जी रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं? अगर एजुकेशन सिर्फ डिस्टिंक्शन पाने, बेटर जॉब लेने, ज़्यादा एफिशिएंट बनने या दूसरों पर वाइडर डोमिनेशन का जरिया है, तो हमारी लाइफ शैलो और एम्प्टी हो जाएगी। अगर एजुकेशन का मकसद सिर्फ साइंटिस्ट बनना, बुक्स में जीने वाला स्कॉलर बनना या नॉलेज एडिक्टेड स्पेशलिस्ट बनना है, तो हम दुनिया के डिस्ट्रक्शन और मिजरी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ज़रूर ज़िंदगी का एक हायर और वाइडर सिग्निफिकेंस है, पर अगर हम कभी उसे डिस्कवर ही नहीं करते, तो हमारी एजुकेशन की क्या वैल्यू? हम हाईली एजुकेटेड हो सकते हैं, पर अगर थॉट और फीलिंग की डीप इंटीग्रेशन नहीं है, तो लाइफ इनकम्प्लीट, कॉन्ट्रडिक्टरी और फियर से भरी रहेगी। और जब तक एजुकेशन इंटीग्रेटेड आउटलुक ऑन लाइफ कल्टीवेट नहीं करती, तब तक उसकी सिग्निफिकेंस बहुत कम है। आज की सिविलाइजेशन ने लाइफ को इतने डिपार्टमेंट्स में बांट दिया है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ किसी पर्टिकुलर टेक्निक या प्रोफेशन सीखना रह गया है। इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस जगाने के बजाय एजुकेशन पैटर्न फॉलोइंग को एनकरेज करती है, जिससे आदमी खुद को टोटल प्रोसेस के रूप में नहीं समझ पाता। एग्जिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को अलग अलग कैटेगरीज में सॉल्व करने की कोशिश अटर लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन दिखाती है। इंडिविजुअल डिफरेंट एंटिटीज से बना है, पर डिफरेंसेस को एम्फसाइज करना और डेफिनेट टाइप डेवलप करना कॉम्प्लेक्सिटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ाता है। एजुकेशन को इन अलग अलग एंटिटीज का इंटीग्रेशन लाना चाहिए, वरना लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स और सॉरोज की सीरीज बन जाती है। लॉयर बनने की ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा अगर हम लिटिगेशन को परपेचुएट करते रहें? नॉलेज का क्या फ़ायदा अगर कन्फ्यूजन में ही जीते रहें? टेक्निकल और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की क्या सिग्निफिकेंस अगर हम उसे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ करें? हमारी एग्जिस्टेंस का पॉइंट क्या है अगर वो वायलेंस और मिजरी लाती रहे? चाहे पैसे हों या कमा सकते हों, चाहे प्लेजर्स हों या ऑर्गेनाइज रिलीजन्स, फिर भी हम एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं। हमें पर्सनल और इंडिविजुअल में फ़र्क समझना होगा। पर्सनल एक्सीडेंटल होता है, जन्म के सर्कमस्टेंसेस, अपब्रिंगिंग का एनवायरनमेंट, नेशनलिज्म, सुपरस्टिशंस, क्लास डिस्टिंक्शंस, प्रेजुडिसेस। पर्सनल या एक्सीडेंटल मोमेंटरी होता है, चाहे वो मोमेंट पूरी लाइफ तक चले। और क्योंकि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम पर्सनल एक्सीडेंटल मोमेंटरी पर बेस्ड है, इसलिए वो थॉट को परवर्ट करता है और सेल्फ डिफेंसिव फियर्स डालता है। हम सबको एजुकेशन और एनवायरनमेंट ने सिखाया है कि पर्सनल गेन और सिक्योरिटी ढूंढो, अपने लिए लड़ो। प्लेजेंट फ्रेजेस के पीछे हम एक ऐसे सिस्टम के लिए एजुकेट होते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन और एक्विजिटिव फियर पर बेस्ड है। ऐसी ट्रेनिंग से कन्फ्यूजन और मिजरी बनती ही है, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल में साइकोलॉजिकल बैरियर्स बनाती है जो उसे दूसरों से अलग रखती है। एजुकेशन सिर्फ माइंड ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग एफिशिएंसी लाती है, पर कंप्लीटनेस नहीं। सिर्फ ट्रेन माइंड पास्ट का कंटिन्यूएशन होता है, नया कभी डिस्कवर नहीं कर सकता। इसलिए सही एजुकेशन क्या है, ये जानने के लिए हमें पूरी लिविंग की सिग्निफिकेंस में इंक्वायरी करनी होगी। ज़्यादातर लोगों के लिए लाइफ एज अ होल प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं होती, और हमारी एजुकेशन सेकेंडरी वैल्यूज़ को एम्फसाइज करती है, बस किसी ब्रांच में प्रोफिशिएंट बना देती है। नॉलेज और एफिशिएंसी ज़रूरी हैं, पर उन पर चीफ एम्फेसिस कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन लाता है। एक ऐसी एफिशिएंसी होती है जो लव से इंस्पायर्ड होती है, जो एम्बिशन वाली एफिशिएंसी से बहुत आगे और बहुत बड़ी होती है। और बिना लव के जो लाइफ की इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग लाता है, एफिशिएंसी रूथलेसनेस पैदा करती है। क्या यही दुनिया भर में नहीं हो रहा है? प्रेजेंट एजुकेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन और वॉर के लिए गियर्ड है। प्रिंसिपल एम एफिशिएंसी डेवलप करना है, और हम इस रूथलेस कंपटीशन और म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की मशीन में फंसे हुए हैं। अगर एजुकेशन वॉर तक ले जाता है या सिखाता है डिस्ट्रॉय करो या डिस्ट्रॉय हो जाओ, तो क्या वो फेल नहीं हो गया? राइट एजुकेशन लाने के लिए हमें पूरी लाइफ का मीनिंग समझना होगा, और इसके लिए सोचना कंसिस्टेंट नहीं बल्कि डायरेक्ट और ट्रू होना चाहिए। कंसिस्टेंट थिंकर थॉटलेस होता है, क्योंकि वो पैटर्न को फॉलो करता है, फ्रेजेस रिपीट करता है और ग्रूव में सोचता है। एग्जिस्टेंस को एब्स्ट्रैक्ट या थ्योरेटिकल तरीके से नहीं समझ सकते।
लाइफ को समझना मतलब खुद को समझना, और यही एजुकेशन की बिगनिंग और एंड है। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना, फैक्ट्स गैदर और कोरिलेट करना नहीं, ये लाइफ की सिग्निफिकेंस को एज अ होल देखना है। होल को पार्ट से अप्रोच नहीं किया जा सकता, जो गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइज रिलीजन्स और अथॉरिटेरियन पार्टीज कर रही हैं। एजुकेशन का फंक्शन ऐसे ह्यूमन बींग्स क्रिएट करना है जो इंटीग्रेटेड हों और इसलिए इंटेलिजेंट हो। डिग्रीज ले लेना और मैकेनिकली एफिशिएंट होना पॉसिबल है बिना इंटेलिजेंट हुए। इंटेलिजेंस मियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बुक से डिराइव नहीं होती, क्लेवर सेल्फ डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज और अग्रेसिव असर्शन से नहीं बनती। जिसने कभी फॉर्मली स्टडी नहीं की वो भी लर्नेड से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। हमने एग्जामिनेशंस और डिग्रीज को इंटेलिजेंस का क्राइटेरियन बना दिया और ऐसे कनिंग माइंड्स डेवलप किए जो वाइटल ह्यूमन इश्यूज को अवॉइड करते हैं। इंटेलिजेंस एसेंशियल को परसीव करने की कैपेसिटी है, द व्हाट इज, और इस कैपेसिटी को जगाना ही एजुकेशन है। एजुकेशन को हेल्प करना चाहिए कि लास्टिंग वैल्यूज डिस्कवर हों, ताकि हम सिर्फ फॉर्मूलाज या स्लोगन्स को ना पकड़े रहें। एजुकेशन को हमारे नेशनल और सोशल बैरियर्स तोड़ने में हेल्प करना चाहिए, एम्फेसाइज नहीं, क्योंकि ये मैन और मैन के बीच एंटागनिज्म पैदा करते हैं। बदकिस्मती से प्रेजेंट सिस्टम हमें सबसर्विएंट, मैकेनिकल और डीपली थॉटलेस बना रहा है। इंटेलेक्चुअली जगाता है पर अंदर से हमें इनकम्प्लीट, स्टल्टिफाइड और अनक्रिएटिव छोड़ देता है। बिना इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रॉब्लम सिर्फ डीपन और एक्सटेंड होते जाएंगे। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ स्कॉलर्स, टेक्नीशियंस, जॉब हंटर्स पैदा करना नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड मेन एंड विमेन जो फियर से फ्री हों। सिर्फ ऐसे ह्यूमन बींग्स के बीच एंड्योरिंग पीस हो सकती है। खुद को समझने में ही फियर का एंड आता है। अगर इंडिविजुअल लाइफ को मोमेंट टू मोमेंट ग्रैपल करें, उसकी इंट्रिकेसीज, मिजरीज और सडन डिमांड्स फेस करें, तो उसे इनफाइनाइटली प्लायबल होना होगा और थियरीज और पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ थॉट से फ्री होना होगा। एजुकेशन को इंडिविजुअल को सोसाइटी के साथ कन्फॉर्म करने या नेगेटिवली हार्मोनियस बनाने के लिए एनकरेज करना नहीं, बल्कि उन ट्रू वैल्यूज को डिस्कवर करने में हेल्प करना चाहिए जो अनबायस इन्वेस्टिगेशन और सेल्फ अवेयरनेस से आती हैं। जहां सेल्फ नॉलेज नहीं होती, वहां सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ असर्शन बन जाती है, जिसमें अग्रेसिव और एम्बिशियस कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। एजुकेशन को कैपेसिटी अवेकन करनी चाहिए सेल्फ अवेयर होने की, सिर्फ ग्रेटिफाइंग सेल्फ एक्सप्रेशन में इंडल्ज करने की नहीं। क्या फ़ायदा पढ़ाई का अगर हम जीते जीते खुद को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हों? जब हम एक के बाद एक डिवास्टेटिंग वॉर्स देख रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि बच्चों को जिस तरीके से ला रहे हैं उसमें कुछ रेडिकली गलत है। लगता है ज़्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं, पर उन्हें हैंडल कैसे करें ये नहीं जानते। सिस्टम्स, चाहे एजुकेशनल हो या पॉलिटिकल, मैजिकली चेंज नहीं होते। वो तब ट्रांसफॉर्म होते हैं जब हम खुद में फंडामेंटल चेंज लाते हैं। इंडिविजुअल फर्स्ट इंपॉर्टेंस का होता है, सिस्टम नहीं। जब तक इंडिविजुअल अपने टोटल प्रोसेस को नहीं समझता, लेफ्ट या राइट कोई सिस्टम वर्ल्ड में ऑर्डर और पीस नहीं ला सकता। चैप्टर 2, द राइट काइंड ऑफ एजुकेशन, या सही तरह की शिक्षा। जिस आदमी को खुद की पहचान नहीं है, वो ही असल में इग्नोरेंट है। सिर्फ किताबी पढ़ाई ना की होना इग्नोरेंस नहीं होता, और जो सिर्फ बुक्स, नॉलेज और अथॉरिटी पे रिलाय करता है, वो लर्नेड होते हुए भी समझ में स्लो हो सकता है। असली अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब सेल्फ नॉलेज हो, अपने पूरे साइकोलॉजिकल प्रोसेस की अवेयरनेस हो। इसीलिए ट्रू सेंस में एजुकेशन का मतलब खुद को समझना है, क्योंकि पूरी एग्जिस्टेंस हर एक के अंदर ही जुड़ी होती है। अब जो एजुकेशन चलता है वो बुक से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज एक्यूमुलेट करना है, जो कोई भी पढ़ लिख सकता है। ऐसी एजुकेशन एक सटल एस्केप बन जाती है, और हर एस्केप की तरह आखिर में और ज़्यादा मिजरी क्रिएट करती है। कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन हमारी गलत रिलेशनशिप से पैदा होते हैं, लोगों, चीज़ों और आइडियाज़ के साथ, और जब तक इस रिलेशनशिप को समझकर बदला न जाए, तब तक सिर्फ लर्निंग, फैक्ट्स गैदर करना और स्किल्स एक्वायर करना हमें केओस और डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। सोसाइटी में हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि कोई टेक्निक सीखकर आगे चलकर लाइवलीहुड कमा सकें। हम चाहते हैं कि चाइल्ड पहले स्पेशलिस्ट बने ताकि उसकी इकोनॉमिक पोजीशन सिक्योर हो जाए। पर क्या सिर्फ एक टेक्निक का कल्टीवेशन हमें खुद को समझने में मदद करता है? रीडिंग और राइटिंग और इंजीनियरिंग जैसी चीज़ें सीखना ज़रूरी है, लेकिन क्या टेक्निक लाइफ को समझने की कैपेसिटी देगी? क्लियरली टेक्निक सेकेंडरी चीज़ है। अगर सिर्फ टेक्निक ही हमारा टारगेट है,
तो हम लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा डिनाई कर रहे होते हैं। लाइफ में दर्द, खुशी, ब्यूटी, अगलीनेस, लव सब होता है। जब हम लाइफ को एज अ होल समझते हैं हर एक लेवल पे, तो वो अंडरस्टैंडिंग अपनी टेक्निक खुद ले आती है। पर इसका उल्टा सही नहीं है। सिर्फ टेक्निक कभी क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं लाती। आज की एजुकेशन फेल इसीलिए है क्योंकि टेक्निक को ओवर एम्फसाइज कर दिया गया है। टेक्निक पर ओवर फोकस करने से इंसान डिस्ट्रॉय होता है। कैपेसिटी और एफिशिएंसी को कल्टीवेट करना, बिना लाइफ को समझे और बिना थॉट और डिज़ायर के वेज को कॉम्प्रिहेंसिवली देखते हुए हमें रूथलेस बनाता है, जिससे वॉर्स पैदा होते हैं और हमारी फिजिकल सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है। एक्सक्लूसिव टेक्निक ने साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस, ब्रिज बिल्डर्स, स्पेस कॉन्करर जरूर बनाए, पर क्या वो लाइफ के टोटल प्रोसेस को समझते हैं? कोई स्पेशलिस्ट तभी लाइफ को एज अ होल एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो स्पेशलिस्ट रहना छोड़ दे। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कुछ प्रॉब्लम्स को एक लेवल पे सॉल्व करता है, पर साथ ही वाइडर और डीपर इश्यूज भी इंट्रोड्यूस कर देता है। सिर्फ एक लेवल पे जीना टोटल प्रोसेस को इग्नोर करके मिजरी और डिस्ट्रक्शन को इनवाइट करता है। हर इंडिविजुअल की सबसे बड़ी ज़रूरत है लाइफ की इंटीग्रेटेड कॉम्प्रहेंशन, ताकि वो बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटीज़ को वाइजली मीट कर सके। टेक्निकल नॉलेज चाहे कितना भी ज़रूरी हो, हमारे इनर प्रेशर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं करता, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को बिना पूरी लाइफ को समझे एक्वायर किया है। इसी वजह से टेक्नोलॉजी खुद को डिस्ट्रॉय करने का जरिया बन गई है। जो आदमी एटम स्प्लिट कर सकता है पर जिसके हार्ट में लव नहीं, वो मॉन्स्टर बन जाता है। हम वोकेशन अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से चूज करते हैं, पर क्या वोकेशन फॉलो करने से कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन से निकल आएंगे? किसी फॉर्म की टेक्निकल ट्रेनिंग ज़रूर चाहिए, पर जब हम इंजीनियर, फिजिशियन, अकाउंटेंट बन गए, फिर क्या? क्या प्रोफेशन का प्रैक्टिस ही लाइफ का फुलफिलमेंट है? अक्सर हमारे एटीट्यूड्स और वैल्यूज़ चीज़ों और ऑक्यूपेशंस को एनवी, बिटरनेस और हेट के इंस्ट्रूमेंट्स बना देते हैं। खुद को समझे बिना सिर्फ ऑक्यूपेशन फ्रस्ट्रेशन तक ले जाता है, जिसके साथ आती हैं हर तरह की एस्केप्स और मिसचीव्स। टेक्निक बिना अंडरस्टैंडिंग के एनमिटी और रूथलेसनेस तक ले जाती है, जिसे हम प्लेजेंट साउंडिंग फ्रेजेस से ढकने की कोशिश करते हैं। क्या फ़ायदा टेक्निक एम्फसाइज करके एफिशिएंट एंटिटी बनने का अगर रिजल्ट म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन ही हो? हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस फंटास्टिक है, पर इसने सिर्फ एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की पावर बढ़ाई है और हर देश में स्टारवेशन और मिजरी मौजूद हैं। हम पीसफुल या हैप्पी लोग नहीं हैं। जब फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, लाइफ डल और बोरिंग हो जाती है, एक मैकेनिकल और स्टेराइल रूटीन, जिससे हम हर तरह की डिस्ट्रैक्शंस में भागकर एस्केप ढूंढते हैं। फैक्ट्स का अक्यूमुलेशन और कैपेसिटी का डेवलपमेंट, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, हमें इंटीग्रेटेड लाइफ और एक्शन की फुलनेस से वंचित कर दिया है। क्योंकि हम टोटल प्रोसेस को नहीं समझते, हम कैपेसिटी और एफिशिएंसी को पकड़ के बैठ जाते हैं, जो फिर ओवरवेलमिंग इंपॉर्टेंस ले लेती है। होल को पार्ट से नहीं समझा जा सकता, होल को सिर्फ एक्शन और एक्सपीरियंस से समझा जा सकता है। टेक्निक पर फोकस का एक और रीज़न ये है कि वो हमें सिक्योरिटी का सेंस देती है, इकोनॉमिक भी और साइकोलॉजिकल भी। ये जानना कि हम केपेबल और एफिशिएंट हैं, जैसे पियानो बजाना या घर बनाना, एक वाइटैलिटी और एग्रेसिव इंडिपेंडेंस का एहसास देता है। पर अगर साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की डिज़ायर की वजह से कैपेसिटी को एम्फसाइज किया जाए, तो लाइफ की फुलनेस डिनाई होती है। लाइफ का पूरा कंटेंट पहले से फोर्स ही नहीं किया जा सकता, उसे हर पल नया एक्सपीरियंस करना पड़ता है। पर हम अननोन से डरते हैं, इसीलिए हम अपने लिए साइकोलॉजिकल जोन्स ऑफ सेफ्टी बना लेते हैं, सिस्टम्स, टेक्निक्स और बिलीव्स के फॉर्म में। जब तक हम इनर सिक्योरिटी ढूंढते रहेंगे, लाइफ के टोटल प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे। राइट काइंड ऑफ एजुकेशन को टेक्निक सिखाते हुए भी एक और ज्यादा बड़ी चीज करनी चाहिए, इंसान को लाइफ का टोटल प्रोसेस डायरेक्टली एक्सपीरियंस करवाना। यही एक्सपीरियंसिंग कैपेसिटी और टेक्निक को अपनी राइट जगह पे रख देगा। अगर किसी के पास कहने को वाकई कुछ है, तो उसका कहना अपनी स्टाइल खुद बना लेता है। स्टाइल सीखना बिना इनर एक्सपीरियंसिंग के सिर्फ सुपरफिशियलिटी तक ले जाता है। दुनिया भर में इंजीनियर्स ऐसे मशीन्स डिजाइन कर रहे हैं जिनको चलाने के लिए इंसान की जरूरत नहीं होगी। जब जिंदगी मशीन से चल रही हो, तो ह्यूमन बीइंग्स का क्या होगा? हमें और ज्यादा लेजर मिलेगा, पर उसे वाइजली कैसे यूज करना है वो नहीं आएगा, और हम नॉलेज, इनफीबलिंग अम्यूजमेंट्स या आइडियल्स के थ्रू एस्केप ढूंढेंगे। एजुकेशनल आइडियल्स पर वॉल्यूम्स लिखे गए, फिर भी कंफ्यूजन बढ़ गया है।
कोई मेथड नहीं है जिससे चाइल्ड को इंटीग्रेटेड और फ्री बनाने की एजुकेशन दी जा सके। जब तक हम प्रिंसिपल्स, आइडियल्स और मेथड्स में उलझे रहेंगे, तब तक हम इंडिविजुअल को उसकी सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी, जिसमें फियर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उससे फ्री करने में मदद नहीं कर रहे होंगे। आइडियल्स और परफेक्ट यूटोपिया के ब्लूप्रिंट्स कभी भी हार्ट का रेडिकल चेंज नहीं ला सकते। प्रेजेंट वैल्यूज को आइडियल्स चेंज नहीं कर सकते। वो सिर्फ राइट काइंड ऑफ एजुकेशन से बदलेंगे जो व्हाट इज की अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर करेगी। जब हम फ्यूचर के एक आइडियल के लिए साथ में काम करते हैं, तो हम इंडिविजुअल्स को अपने कंसेप्शन के हिसाब से शेप करते हैं। हम इंसान से ज्यादा अपनी सोची हुई इमेज में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। व्हाट शुड बी हमें व्हाट इज यानी रियल इंडिविजुअल और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज से दूर कर देता है। अगर हम इंडिविजुअल को डायरेक्टली समझना स्टार्ट करें, बिना व्हाट शुड बी की स्क्रीन से देखें, तो हम व्हाट इज पर कंसर्न्ड होते हैं। फिर हम उसे किसी और चीज में बदलने की कोशिश नहीं करते। हमारी कंसर्न सिर्फ ये है कि वो खुद को समझ ले, और इसमें कोई पर्सनल मोटिव या गेन नहीं होता। जब हम व्हाट इज को पूरी तरह से देखते हैं, तो हम उसे समझकर उससे फ्री होते हैं। पर हम क्या हैं, ये देखने के लिए हमें उस चीज के पीछे भागना बंद करना होगा जो हम नहीं हैं। आइडियल्स का एजुकेशन में कोई काम नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट की कॉम्प्रिहेंशन को रोकते हैं। हम व्हाट इज तभी देख सकते हैं जब फ्यूचर में एस्केप न करें। फ्यूचर को देखना, आइडियल के पीछे कसरत करना, माइंड की स्लगिशनेस और प्रेजेंट से बचने की डिजायर दिखाता है। रेडीमेड यूटोपिया का परस्यूट क्या इंडिविजुअल की फ्रीडम और इंटीग्रेशन का डिनायल नहीं है? जब कोई आइडियल या फॉर्मूला फॉलो किया जाता है, तो जिंदगी सुपरफिशियल और ऑटोमेटिक हो जाती है। हमें आइडियलिस्ट्स या मैकेनिकल माइंड्स नहीं चाहिए, हमें इंटेलिजेंट और फ्री इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग्स चाहिए। सिर्फ परफेक्ट सोसाइटी का डिजाइन बना लेने से लोग व्हाट शुड बी के लिए लड़ते हैं, खून बहाते हैं और व्हाट इज को इग्नोर कर देते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स मैकेनिकल होते, तो फ्यूचर प्रिडिक्टेबल होता और परफेक्ट यूटोपिया प्लान करके उसकी तरफ काम किया जा सकता। पर ह्यूमन बीइंग्स मशीन्स नहीं हैं जिनको डेफिनेट पैटर्न में सेट किया जा सके। आज और फ्यूचर के बीच एक बड़ा गैप है, जहां हर एक पर अनेक इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं। और जब हम प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, तो हम प्रोबेबल राइट एंड के लिए रॉन्ग मीन्स यूज कर रहे होते हैं, पर मीन्स ही एंड को डिसाइड करते हैं। और फिर हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि इंसान कैसा होना चाहिए? किस हक से हम उसे किसी पर्टिकुलर पैटर्न में मोल्ड करें, जो किसी बुक से सीखा हो या हमारी एम्बिशंस, होप्स, फियर्स ने तय किया हो? राइट काइंड ऑफ एजुकेशन किसी आइडियोलॉजी से कंसर्न नहीं होती, चाहे वो फ्यूचर यूटोपिया का प्रॉमिस ही क्यों ना दे। ये किसी सिस्टम पर बेस्ड नहीं होती, और ये किसी स्पेशल तरीके से इंडिविजुअल को कंडीशन करने का जरिया नहीं होती। ट्रू एजुकेशन इंडिविजुअल को मैच्योर और फ्री बनाने में मदद करती है, ताकि वो लव और गुडनेस में पूरी तरह फूल सके। हमें इसी में इंटरेस्टेड होना चाहिए, न कि चाइल्ड को आइडियलिस्टिक पैटर्न के मुताबिक शेप करने में। जो मेथड्स टेम्परामेंट और एप्टीट्यूड के हिसाब से बच्चों को क्लासिफाई करते हैं, वो डिफरेंसेस को एम्फसाइज करते हैं, एंटागोनिज्म पैदा करते हैं, सोसाइटी में डिविजन्स बढ़ाते हैं और इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग्स डेवलप करने में मदद नहीं करते। कोई मेथड या सिस्टम राइट काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, और किसी एक मेथड पर स्ट्रिक्ट एडेरेंस एजुकेटर की स्लगिशनेस दिखाती है। जब तक एजुकेशन कट एंड ड्राइड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड रहेगा, वो एफिशिएंट लोग तो निकाल देगा, पर क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। सिर्फ लव ही दूसरे को समझने की कैपेसिटी ला सकता है। जहां लव होता है, वहां तुरंत कम्युनियन होता है, सेम लेवल पर, सेम टाइम पर। क्योंकि हम खुद ड्राई, एम्प्टी और लव से खाली हैं, हमने गवर्नमेंट्स और सिस्टम्स को अपने बच्चों की एजुकेशन और अपनी लाइफ की डायरेक्शन दे दी। पर गवर्नमेंट्स को एफिशिएंट टेक्नीशियंस चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स नहीं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स के लिए डेंजरस हो सकते हैं। इसीलिए वो एजुकेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। लाइफ को किसी सिस्टम के अनुसार शेप नहीं किया जा सकता, उसे किसी फ्रेमवर्क में फोर्स नहीं किया जा सकता, और जो माइंड सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज में ट्रेंड हो, वो लाइफ की वैरायटी, सटलिटी, डेप्थ्स और ग्रेट हाइट्स को मीट करने में इनकेपेबल होता है। जब हम बच्चों को किसी सिस्टम ऑफ थॉट या पर्टिकुलर डिसिप्लिन के मुताबिक ट्रेन करते हैं, या उन्हें डिपार्टमेंटल डिविजन्स के अंदर सोचना सिखाते हैं, तो हम उन्हें इंटीग्रेटेड मैन और वुमेन बनने से रोकते हैं, और इसलिए वो इंटेलिजेंटली सोच नहीं पाते, जिसका मतलब है लाइफ को एज अ होल मीट करना। एजुकेशन का सबसे बड़ा फंक्शन यह है कि एक इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल पैदा करें जो लाइफ को एज अ होल डील कर सके। आइडियलिस्ट भी स्पेशलिस्ट की तरह सिर्फ पार्ट में इंटरेस्टेड होता है, होल में नहीं। जब तक कोई आइडियल पैटर्न ऑफ एक्शन फॉलो हो रहा है, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। और ज़्यादातर टीचर्स जो आइडियलिस्ट्स होते हैं, उन्होंने लव को साइड में रख दिया होता है। उनके माइंड्स ड्राई और हार्ट्स हार्ड हो जाते हैं। एक चाइल्ड को स्टडी करने के लिए अलर्ट, वॉचफुल, सेल्फ अवेयर रहना पड़ता है। ये आइडियल फॉलो कराने से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंस और अफेक्शन मांगता है। एजुकेशन का एक और फंक्शन न्यू वैल्यूज़ क्रिएट करना है,
सिर्फ एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को चाइल्ड के माइंड में डालकर उसे आइडियल्स के मुताबिक कन्फॉर्म कराना कंडीशनिंग है, इंटेलिजेंस जगाना नहीं। एजुकेशन का प्रेजेंट वर्ल्ड क्राइसिस से गहरा रिश्ता है। जो एजुकेटर इस यूनिवर्सल क्योस के कॉलेज को देख सकता है, उसे ये पूछना चाहिए कि स्टूडेंट में इंटेलिजेंस कैसे जगाएं ताकि आने वाली जनरेशन और कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर ना लाए। इसके लिए उसे अपना पूरा थॉट, केयर और अफेक्शन राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करने और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने में देना होगा, ताकि चाइल्ड जब मैच्योर हो तो ह्यूमन प्रॉब्लम्स को इंटेलिजेंटली डील कर सके। पर यह तभी होगा जब एजुकेटर खुद को समझे, आइडियोलॉजीज, सिस्टम्स, बिलीफ्स पर रिलाय ना करे। प्रिंसिपल्स और आइडियल्स में सोचने के बजाय चीज़ों को एज दे आर देखें, क्योंकि व्हाट इज पर ध्यान ही इंटेलिजेंस जगाता है। और एजुकेटर की इंटेलिजेंस उसके नए मेथड्स के ज्ञान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोई मेथड फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी थॉटफुल और इंटेलिजेंट शख्स ने बनाया हो, मेथड ही इंपॉर्टेंट बन जाता है और बच्चे सिर्फ इस हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो मेथड में फिट होते हैं या नहीं। फिर चाइल्ड को मेजर और क्लासीफाई करके चार्ट के मुताबिक एजुकेट किया जाता है। ये टीचर के लिए कन्वीनियंट हो सकता है, पर ना सिस्टम का प्रैक्टिस, ना ओपिनियन और लर्निंग की टिरनी एक इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग ला सकती है। राइट काइंड ऑफ एजुकेशन का मतलब है चाइल्ड को जैसा वो है समझना, बिना उस पर कोई आइडियल इम्पोज किए। जब हम चाइल्ड को आइडियल के फ्रेमवर्क में बांधते हैं तो हम उसे कन्फर्म करना सिखाते हैं, जो फियर को जन्म देता है और उसके अंदर लगातार कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है, जो वो है और जो उसे होना चाहिए। और हर इनवर्ट कॉन्फ्लिक्ट का आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन सोसाइटी में होता है। आइडियल्स चाइल्ड को समझने में और चाइल्ड के खुद को समझने में असलियत में रुकावट बनते हैं। जो पेरेंट सच में अपने चाइल्ड को समझना चाहता है, वो आइडियल की स्क्रीन से देखकर जज नहीं करता। अगर वो चाइल्ड से लव करता है तो उसे ऑब्जर्व करता है, उसकी टेंडेंसीज, मूड्स और पेक्युलैरिटीज़ को स्टडी करता है। जब लव नहीं होता तो आइडियल इम्पोज किया जाता है, अपनी एम्बिशंस को चाइल्ड में फुलफिल करने के लिए, उसे ये या वो बनाने के लिए। पर अगर लव चाइल्ड से है, आइडियल से नहीं, तो चाइल्ड को जैसा वो है समझने में मदद की पॉसिबिलिटी होती है। अगर चाइल्ड झूठ बोलता है तो ट्रुथ का आइडियल उसके सामने रखने से क्या फ़ायदा? पहले ये पता लगाना होगा कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। चाइल्ड की मदद के लिए टाइम देना होगा, स्टडी और ऑब्जर्व करना होगा, जो पेशेंस, लव और केयर मांगता है। जब लव और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हम चाइल्ड को एक पैटर्न ऑफ एक्शन में फोर्स कर देते हैं, जिसे हम आइडियल कहते हैं। आइडियल्स एक कन्वीनियंट एस्केप है और जो टीचर उन्हें फॉलो करता है वो अपने स्टूडेंट्स को समझने और उनसे इंटेलिजेंटली डील करने में असमर्थ हो जाता है। उसके लिए फ्यूचर आइडियल, व्हाट शुड बी, प्रेजेंट चाइल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइडियल का परस्यूट लव को एक्सक्लूड करता है और बिना लव के कोई ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अगर टीचर राइट काइंड का है तो वो मेथड पर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि हर एक प्यूपल को इंडिविजुअली स्टडी करेगा। बच्चों और यंग लोगों के साथ रिलेशनशिप में हम मैकेनिकल डिवाइसेस से डील नहीं कर रहे, बल्कि लिविंग बीइंग से जो इम्प्रेसनेबल, वॉलेटाइल, सेंसिटिव, अफ्रेड, अफेक्शनेट होते हैं। उनसे डील करने के लिए ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और लव चाहिए। जब ये सब हमारे पास नहीं होता तो हम क्विक और इजी रेमेडीज ढूंढते हैं और मार्वलस ऑटोमेटिक रिजल्ट्स की उम्मीद करते हैं। अगर हम अनअवेयर हैं और हमारे एटीट्यूड्स और एक्शंस मैकेनिकल हैं, तो जो डिमांड्स डिस्टर्ब करती हैं और जिनका जवाब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से नहीं मिलता, उनसे हम कतराते हैं। ये एजुकेशन की बड़ी मुश्किलों में से एक है। चाइल्ड पास्ट और प्रेजेंट दोनों का रिजल्ट है, इसलिए वो ऑलरेडी कंडीशनड है। अगर हम अपना बैकग्राउंड चाइल्ड को ट्रांसमिट करते हैं तो हम उसका और अपना कंडीशनिंग दोनों परपेचुएट करते हैं। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन तभी आएगी जब हम अपने कंडीशनिंग को समझकर उससे फ्री होंगे। जब तक हम खुद कंडीशनड हैं, राइट काइंड ऑफ एजुकेशन पर डिस्कशन करना बेकार है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें उन्हें फिजिकल हार्म से बचाना और फिजिकल इनसिक्योरिटी से रोकना होता है, पर अफसोस हम यहीं नहीं रुकते। हम उनकी सोच और फीलिंग्स को शेप करना चाहते हैं, उन्हें अपनी क्रेविंग्स और इंटेंशंस के मुताबिक मोल्ड करना चाहते हैं। हम अपने आप को बच्चों में फुलफिल करना चाहते हैं, उनके थ्रू अपने आप को परपेचुएट करते हैं। हम उनके इर्द गिर्द वॉल्स बना देते हैं, उन्हें अपनी बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, फियर्स और होप्स से कंडीशन कर देते हैं। और फिर जब वो वॉर्स में मरमहीम हो जाते हैं या जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से सफ़र करते हैं तो हम रोकर प्रार्थना करते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस फ्रीडम नहीं लाते, बल्कि सेल्फ की विल को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। सेल्फ डिफेंसिव और एक्सपेंसिव रिएक्शंस की एक सीरीज से बना होता है और उसका फुलफिलमेंट हमेशा अपनी प्रोजेक्शंस और ग्रैटिफाइंग आइडेंटिफिकेशंस में होता है। जब तक हम एक्सपीरियंस को सेल्फ, मी और माइंड के टर्म्स में ट्रांसलेट करते रहेंगे, जब तक ईगो अपनी रिएक्शंस के थ्रू खुद को मेंटेन करता रहेगा, तब तक एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन और पेन से फ्री नहीं होगा। फ्रीडम तब आती है जब सेल्फ के वेज यानी एक्सपीरियंसर को समझा जाए, और जब सेल्फ अपनी अक्यूमुलेटेड रिएक्शंस के साथ एक्सपीरियंसर नहीं होता, तब एक्सपीरियंस एक बिल्कुल अलग सिग्निफिकेंस ले लेता है और क्रिएशन बन जाता है।
अगर हम चाहते हैं कि चाइल्ड सेल्फ के वेज से जो इतना सफरिंग लाते हैं फ्री हो, तो हर एक को अपना एटीट्यूड और चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप में गहरा बदलाव लाना होगा। पेरेंट्स और एजुकेटर्स अपनी सोच और कॉन्डक्ट से चाइल्ड को फ्री होने में और लव और गुडनेस में फूलने में मदद कर सकते हैं। प्रेजेंट एजुकेशन इनहेरिटेड टेंडेंसीज और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की समझ को एनकरेज नहीं करती, जो माइंड और हार्ट को कंडीशन करते हैं और फियर को सस्टेन करते हैं, और इसलिए ये हमें इन कंडीशनिंग से निकलकर एक इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग बनाने में मदद नहीं करती। जो एजुकेशन इंसान के किसी एक पार्ट से कंसर्न्ड हो, होल से नहीं, वो अनिवार्य रूप से कॉन्फ्लिक्ट और सफरिंग बढ़ाती है। सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम में लव और गुडनेस फूल सकते हैं, और ये फ्रीडम सिर्फ राइट काइंड ऑफ एजुकेशन दे सकती है। ना तो प्रेजेंट सोसाइटी से कन्फॉर्मिटी और ना ही फ्यूचर यूटोपिया का प्रॉमिस इंडिविजुअल को वो इंसाइट दे सकता है जिसके बिना वो लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा। राइट काइंड का एजुकेटर फ्रीडम की इनवर्ड नेचर देखते हुए हर स्टूडेंट को अपने सेल्फ प्रोजेक्टेड वैल्यूज़ और इम्पोजिशंस ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। वो उसे कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसेस और अपनी डिज़ायर्स के प्रति अवेयर बनाता है, जो माइंड को लिमिट करते हैं और फियर पैदा करते हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो उसकी मदद करता है कि वो अपने आप को सब चीज़ों के रिलेशन में ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड करे, क्योंकि सेल्फ फुलफिलमेंट की क्रेविंग ही एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट और सॉरो लाती है। बिल्कुल पॉसिबल है कि इंडिविजुअल को लाइफ के एंड्योरिंग वैल्यूज़ दिखाए जाएं बिना कंडीशन किए। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा फुल डेवलपमेंट केओस लाएगा, पर क्या वाकई ऐसा होगा? जब दुनिया में आज ही इतनी कन्फ्यूजन है क्योंकि इंडिविजुअल को खुद को समझने की एजुकेशन नहीं मिली। उसे कुछ सुपरफिशियल फ्रीडम दी गई है, पर साथ ही उसे कन्फॉर्म करना, एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ एक्सेप्ट करना सिखाया गया है। इस रेजिमेंटेशन के खिलाफ कई लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, पर अफसोस उनका रिवोल्ट सिर्फ सेल्फ सीकिंग रिएक्शन होता है, जो हमारी एग्जिस्टेंस को और अंधेरा करता है। राइट काइंड का एजुकेटर माइंड की रिएक्शन टेंडेंसी से वाकिफ होकर स्टूडेंट को प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑल्टर करने में मदद करता है, रिएक्शन से नहीं बल्कि लाइफ के टोटल प्रोसेस को समझकर। बिना इंटीग्रेशन जो राइट एजुकेशन जगाती है, मैन और मैन के बीच फुल कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं। हम इतने श्योर क्यों हैं कि ना हम और ना आने वाली जनरेशन राइट काइंड ऑफ एजुकेशन के थ्रू ह्यूमन रिलेशनशिप में फंडामेंटल ऑल्टरेशन ला सकती है? हमने कभी ट्राई ही नहीं किया। ज़्यादातर लोग राइट काइंड ऑफ एजुकेशन से डरे हुए हैं, इसलिए ट्राई करने को तैयार नहीं। बिना सच में इंक्वायरी किए हम कह देते हैं कि ह्यूमन नेचर बदल नहीं सकता, चीज़ों को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाइल्ड को प्रेजेंट सोसाइटी में फिट करने को एनकरेज करते हैं, उसे प्रेजेंट वेज के मुताबिक कंडीशन करते हैं और बेस्ट की उम्मीद रखते हैं। पर क्या ऐसा कन्फॉर्मिटी जो वॉर और स्टारवेशन को जन्म देती है, एजुकेशन कहलाएगी? खुद को धोखा मत दो कि ये कंडीशनिंग इंटेलिजेंस और हैप्पीनेस लाएगी। अगर हम फियरफुल, अफेक्शन से खाली और अपैथेटिक रहे, तो इसका मतलब है हमें असली में इंडिविजुअल को लव और गुडनेस में फूलने देने में इंटरेस्ट नहीं, बल्कि यही चाहते हैं कि वो हमारी ही मिजरीज को आगे बढ़ाता रहे जिनसे वो खुद भी जुड़ा है। स्टूडेंट को प्रेजेंट एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन करना स्पष्ट रूप से बेवकूफ़ी है। जब तक हम वॉलंटरीली एजुकेशन में रेडिकल चेंज नहीं लाते, हम केओस और मिजरी के परपेचुएशन के सीधे जिम्मेदार हैं। और जब कोई मॉन्स्ट्रस और ब्रूटल रेवोल्यूशन आएगा, तो वो सिर्फ एक नए ग्रुप को एक्सप्लॉइट करने और रूथलेस बनने का मौका देगा। हर ग्रुप पावर में आकर अपने ऑपरेशन के तरीके डेवलप करता है, चाहे साइकोलॉजिकल परसुएशन हो या ब्रूट फोर्स। पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल रीजंस से डिसिप्लिन प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है, और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की डिज़ायर की वजह से हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एक्सेप्ट और प्रैक्टिस करते हैं। डिसिप्लिन रिजल्ट गारंटी करता है और हमारे लिए एंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, पर मीन्स ही एंड को डिसाइड करते हैं। डिसिप्लिन का एक खतरा यह है कि सिस्टम उन ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है जो उसके अंदर बंद हैं। डिसिप्लिन फिर लव का सब्स्टिट्यूट बन जाता है, और क्योंकि हमारे हार्ट्स खाली होते हैं, इसलिए हम डिसिप्लिन को पकड़े रहते हैं। फ्रीडम कभी डिसिप्लिन या रेजिस्टेंस से नहीं आती। फ्रीडम कोई गोल या अचीव करने वाला एंड नहीं होता। फ्रीडम शुरुआत में होती है, एंड पर नहीं। ये किसी दूर के आइडियल में नहीं मिलती। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि बस अपनी इच्छा की ग्रैटिफिकेशन का मौका मिल जाए या दूसरों के लिए कंसिडरेशन साइड में रख दी जाए। जो टीचर सिंसियर है, वो बच्चों को प्रोटेक्ट करेगा और हर पॉसिबल तरीके से उन्हें सही टाइप की फ्रीडम की तरफ ग्रो करने में हेल्प करेगा।
पर यह तब मुमकिन नहीं होगा अगर टीचर खुद किसी आइडियोलॉजी का एडिक्टेड है, डॉगमैटिक है या सेल्फ सीकिंग है। सेंसिटिविटी कभी कंपल्शन से अवेकन नहीं होती। बच्चे को बाहर से चुप करवाना पॉसिबल है, पर यह उस असली चीज़ का सामना करना नहीं होता जो उसे जिद्दी, बदतमीज या और तरीके से चैलेंजिंग बनाती है। चैप्टर 3 इंटेलेक्ट, अथॉरिटी और इंटेलिजेंस। बुद्धि, अधिकार और बुद्धिमत्ता। बहुत लोग सोचते हैं कि हर इंसान को बस पढ़ना लिखना सिखा देने से ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये सोच गलत साबित हुई है, क्योंकि सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग भी पीस लविंग और इंटीग्रेटेड नहीं बने, और वो भी दुनिया की कन्फ्यूजन और मिजरी के जिम्मेदार हैं। राइट काइंड ऑफ एजुकेशन का मतलब इंटेलिजेंस जगाना और इंटीग्रेटेड लाइफ को फॉस्टर करना है, और सिर्फ ऐसी एजुकेशन एक नई कल्चर और पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट कर सकती है। इसके लिए हमें बिल्कुल नई तरह से एक अलग बेसिस पर शुरुआत करनी होगी। दुनिया टूट रही है और हम थियोरीज, बेकार पॉलिटिकल सवाल और सुपरफिशियल रिफॉर्म्स में उलझे हुए हैं। ये हमारी सोच की कमी दिखाता है, और सच ये है कि लोग सुन के भी वही करते रहते हैं जो पहले करते आए। इसलिए सच सुनना पर उस पर एक्ट ना करना अंदर पॉइजन बन जाता है और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस लाता है। क्रिएटिव इंटेलिजेंस जगती है तो ही पीसफुल और हैप्पी जीवन पॉसिबल होता है। सिर्फ एक सरकार को दूसरी से रिप्लेस करना, या एक पार्टी एक क्लास को दूसरी से बदलना, या एक एक्सप्लॉइटर की जगह दूसरा लाना इंटेलिजेंस नहीं लाता। खूनी इनकलाब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। असली बदलाव सिर्फ गहरी अंदर की रेवोल्यूशन से आता है, जो वैल्यूज़ को रूट से बदल दे, और ये काम हर इंसान को खुद करना होता है। पेपर पर परफेक्ट यूटोपिया का ब्लूप्रिंट बनाना आसान लगता है, पर प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस करना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, क्योंकि आज और कल के बीच बहुत सारे फैक्टर्स हमेशा बदलते रहते हैं। रियल काम यही है कि हम प्रॉब्लम्स को अभी टैकल करें, क्योंकि एटर्निटी अभी में है और प्रॉब्लम्स भी प्रेजेंट में ही एग्जिस्ट करती हैं। जो लोग सच में सीरियस हैं, उन्हें खुद को रीजेनरेट करना होगा, और रीजेनरेशन तब आती है जब हम सेल्फ प्रोटेक्टिव और अग्रेसिव डिज़ायर से बनी पुरानी वैल्यूज़ तोड़कर बाहर निकलते हैं। सेल्फ नॉलेज फ्रीडम की शुरुआत है, और खुद को जानकर ही ऑर्डर और पीस आता है। कुछ लोग पूछते हैं कि एक आदमी अकेला क्या कर सकता है जो हिस्ट्री पर असर डाले, पर एवरीडे रिलेशनशिप्स में जो फंडामेंटल चेंज होता है वो अपना असर ज़रूर करता है। बस शर्त यह है कि रिजल्ट के लोभ में नहीं हो। ह्यूमन प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन्हें समझने के लिए पेशेंस और इंसाइट चाहिए। ये इजी फॉर्मूलाज, स्लोगन्स या एक लाइन के स्पेशलिस्ट से सॉल्व नहीं होते, बल्कि तब होते हैं जब हम अपने आप को टोटल प्रोसेस के रूप में देखें और अपनी पूरी साइकोलॉजिकल बनावट को समझें, जो ना कोई रिलीजियस लीडर दे सकता है, ना पॉलिटिकल लीडर। खुद को समझने के लिए रिलेशनशिप्स को देखना होगा, लोगों, प्रॉपर्टी, आइडियाज़ और नेचर के साथ। और अगर ह्यूमन रिलेशनशिप में रियल रेवोल्यूशन लानी है, तो अपने वैल्यूज़ और आउटलुक में फंडामेंटल चेंज लाना होगा। पर हम अपने अंदर बदलाव को छोड़कर बाहर पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस में भाग लेते हैं, जो आखिरकार लहू लश्कर और तबाही पर ख़त्म होते हैं। जब रिलेशनशिप सेंसेशन पर बेस्ड होती है, पर्सनल एडवांटेज, कंफर्ट, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, तब ये सेल्फ को मजबूत करती है और रिलीज नहीं देती। जबकि रिलेशनशिप एक आईना है जिसमें सेल्फ अपनी एक्टिविटीज़ दिखाता है, और इसी ऑब्जर्वेशन से क्रिएटिव रिलीज मिलता है। दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद में रीजेनरेशन चाहिए। वायलेंस या एक दूसरे को आसानी से हटा देने से कुछ हासिल नहीं होता। चाहे ग्रुप्स ज्वाइन करें, रिफॉर्म्स पढ़ें, लॉज बनाएं या प्रार्थना करें, बिना सेल्फ नॉलेज और उससे जन्मी लव के प्रॉब्लम्स बढ़ते ही रहते हैं। मॉडर्न एजुकेशन हमें थॉटलेस बना रही है और इंडिविजुअल वोकेशन को ढूंढने में मदद नहीं करती। एग्जाम्स पास करके जॉब मिलती है, फिर जिंदगी पूरी रूटीन बन जाती है। पसंद ना होने पर भी कमिटमेंट्स और फियर्स की वजह से हम फंसे रहते हैं, और फ्रस्ट्रेशन से हम सेक्स, ड्रिंक, पॉलिटिक्स या फैंसी रिलीजन में एस्केप ढूंढते हैं। जब एम्बिशंस ब्लॉक होती हैं, तो हम नॉर्मल चीज़ों को ओवर वैल्यू करके साइकोलॉजिकल ट्विस्ट डेवलप कर लेते हैं। और जब तक लाइफ, लव और पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल डिज़ायर्स का कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होता,
रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए मिजरी और डिस्ट्रक्शन तक ले जाते हैं। इग्नोरेंस सेल्फ के तरीकों का ना जानना है, और इस अंधेरे को सुपरफिशियल एक्टिविटीज़ और रिफॉर्म्स नहीं मिटा सकते। ये सिर्फ तब खुलता है जब हर रिलेशनशिप में सेल्फ की मूवमेंट्स और रिस्पॉन्सेस पर कांस्टेंट अवेयरनेस हो। समझना होगा कि हम सिर्फ एनवायरनमेंट से कंडीशन नहीं होते, बल्कि हम खुद एनवायरनमेंट हैं। हमारी सोच और रिस्पॉन्सेस वही सोशल वैल्यूज शेप करते हैं जिनका हम हिस्सा हैं। हम टोटल एनवायरनमेंट को इसलिए नहीं देखते क्योंकि अंदर कई एंटिटीज़, अलग अलग डिज़ायर्स मी के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, जिनसे थिंकर या ईगो बनता है, और यहीं से सेल्फ और नॉट सेल्फ, मी और एनवायरनमेंट की डिवीजन होती है, जो अंदर बाहर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत है। इस पूरे प्रोसेस, कॉन्शियस और हिडन, की अवेयरनेस ही मेडिटेशन है, और इसी मेडिटेशन से सेल्फ अपनी डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ ट्रांसेंड होता है। सेल्फ नॉलेज ज़रूरी है ताकि वो इन्फ्लुएंसेस और वैल्यूज़ छोड़ सकें जो सेल्फ को शेल्टर देते हैं, और इसी फ्रीडम में क्रिएशन, ट्रूथ, गॉड का दर्शन होता है। ओपिनियन और ट्रेडिशन बचपन से सोच भावना को मोल्ड करते हैं। इमीडिएट इंप्रेशंस गहरा और लंबा असर डालते हैं, और इसी कन्फॉर्मिंग से बचपन में ही सोशल इम्पैक्ट के साथ एडजस्टमेंट की आदत पड़ जाती है। इमिटेशन की डिज़ायर बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए हमारे इंडिपेंडेंट थॉट्स और फीलिंग्स कम होते हैं। जो होते भी हैं वो अक्सर रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शन में फ्रीडम नहीं होती। फिलॉसफी और रिलीजन मेथड्स देते हैं गॉड या ट्रूथ तक पहुंचने के, लेकिन सिर्फ मेथड फॉलो करने से सोच बेजान हो जाती है। सिक्योरिटी की चाहत से कन्फर्म करना फियर को जन्म देता है, और पॉलिटिकल रिलीजियस अथॉरिटी सबसर्वियंस बढ़ा के हमें डोमिनेट करते हैं। ना कन्फॉर्मिटी खुद एक रिएक्शन बन जाती है, जिससे इंटीग्रेशन नहीं होता। कन्फॉर्मिटी में छुपा फियर एक हिंड्रेंस है, और सिर्फ इंटेलेक्चुअली मान लेने से वो घुलता नहीं। जब पूरी हस्ती से हिंड्रेंस पर अवेयर होते हैं तो बिना नए ब्लॉक क्रिएट किए उससे छोड़ सकते हैं। जब अंदर डिपेंडेंस होती है तो ट्रेडिशन का पकड़ मजबूत हो जाता है, और ट्रेडिशनल लाइन पर चलती सोच नया नहीं देख सकती। कन्फर्म करके हम मीडियोकर इमिटेटर्स, क्रूअल सोशल मशीन के कॉग्स बन जाते हैं, क्योंकि हम सोचते वही हैं जो दूसरे चाहते हैं कि हम सोचें। जो बनना चाहिए कि इमिटेशन फियर पैदा करती है, और फियर क्रिएटिव थिंकिंग को मार देता है। फियर माइंड हार्ट को डल करके लाइफ की पूरी मीनिंग से बेखबर बना देता है। इससे निपटने को कॉजेज को अलर्ट वॉचफुलनेस से समझना पड़ता है, ना कि डिसिप्लिन, सब्लिमेशन या विल से दबाना। कॉन्शियस फियर्स को समझना आसान होता है, पर अनकॉन्शियस फियर्स को हम ऊपर आने ही नहीं देते, और अगर कभी आते भी हैं तो तुरंत उनसे भागकर उन्हें दोबारा दबा देते हैं। ये छिपे हुए डर ज़्यादा नुकसान करते हैं। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सरफेस पर नहीं होता, बल्कि छिपा होता है। अगर ये अंधेरे फियर्स ओपन में आकर घुलना चाहते हैं तो कॉन्शियस माइंड को थोड़ा शांत और नॉन ऑक्यूपाइड होना होगा, और जब वो ऊपर आएं तो बिना कॉन्डेमनेशन या जस्टिफिकेशन के ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि जजमेंट फियर को ही स्ट्रॉन्ग करता है। फियर की डार्कनिंग इन्फ्लुएंस से फ्री होने के लिए कांस्टेंट वॉचफुलनेस चाहिए, क्योंकि फियर के रिजल्ट्स में से एक अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना होता है। अथॉरिटी हमारी डिज़ायर टू बी राइट, सिक्योर या कंफर्टेबल से बनती है, पर फियर से निकला कुछ भी प्रॉब्लम्स को समझने में मदद नहीं करता। वाइज कभी अथॉरिटी वील्ड नहीं करते, और जो अथॉरिटी में होते हैं वो वाइज नहीं होते। अथॉरिटी को फॉलो करना इंटेलिजेंस का निकार है, क्योंकि डोमिनेशन को एक्सेप्ट करना स्लेवरी है। जब ये देखा जाता है कि अथॉरिटी की ताकत अपने आप में डिस्ट्रक्टिव है, तो अथॉरिटी के पूरे प्रोसेस की स्पॉन्टेनियस अंडरस्टैंडिंग होती है, और अथॉरिटी को छोड़ते ही पार्टनरशिप और रियल कोऑपरेशन अफेक्शन आता है। एजुकेशन का रियल प्रॉब्लम एजुकेटर ही है। अगर वो अथॉरिटी को अपनी सेल्फ इम्पॉर्टेंस रिलीज करने का जरिया बनाता है तो स्टूडेंट्स उसका इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, और सिर्फ इंटेलेक्चुअल अग्रीमेंट से अथॉरिटी की बुराई समझ लेना काफ़ी नहीं है। अथॉरिटी और डोमिनेशन के हिडन मोटिवेशंस में गहरी इंसाइट चाहिए। जब देखते हैं कि इंटेलिजेंस कंपल्शन से कभी अवेकन नहीं होती, तो इसी फैक्ट की अवेयरनेस फियर्स को जला देती है, और फिर हम एक नया एनवायरनमेंट कल्टीवेट करते हैं जो प्रेजेंट सोशल ऑर्डर से आगे बढ़ जाता है। लाइफ की सिग्निफिकेंस को कॉन्फ्लिक्ट्स और पेन के साथ समझने के लिए किसी अथॉरिटी, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन समेत से आज़ाद सोचना होगा।
पर अगर चाइल्ड को हेल्प करने के चक्कर में अथॉरिटेटिव एग्जाम्पल्स रख दिए तो सिर्फ फियर, इमिटेशन और सुपरस्टिशन बढ़ता है। रिलीजियसली इंक्लाइंड लोग अपने बिलीफ्स और होप फियर्स चाइल्ड पर इम्पोज करते हैं, और जो एंटी रिलीजियस होते हैं वो अपना पर्टिकुलर थिंकिंग वे थोपते हैं। हम सब चाहते हैं कि बच्चे हमारा वर्शिप फॉर्म या हमारी आइडियोलॉजी लें, इसलिए इमेजेस और फॉर्मुलेशंस में फंसना आसान है और इस पर हमेशा वॉचफुल रहना ज़रूरी है। जो हम रिलीजन कहते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड बिलीव्स, डॉगमास, रिचुअल्स, मिस्ट्रीज और सुपरस्टिशंस का जोड़ है। हर रिलीजन का सेक्रेड बुक, मीडिएटर, प्रीस्ट और लोगों को पकड़े रखने का तरीका होता है, और यही कंडीशनिंग मैन टू मैन एंटागनिज्म पैदा करती है। रिवॉर्ड पनिशमेंट के डॉक्ट्रिन्स फियर भरते हैं और डॉगमास सस्पिशन बढ़ाते हैं। डॉगमास, मिस्ट्रीज, रिचुअल्स स्पिरिचुअल लाइफ के साथी नहीं। ट्रू रिलीजियस एजुकेशन का मतलब है चाइल्ड को अपने रिलेशनशिप, लोगों, चीज़ों और नेचर के साथ समझने के लिए एनकरेज करना, क्योंकि एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप के बिना नहीं, और बिना सेल्फ नॉलेज सब रिलेशनशिप्स कॉन्फ्लिक्ट और सॉरो लाते हैं। इससे चाइल्ड को पूरी तरह से समझाना मुश्किल है, पर अगर एजुकेटर या पेरेंट्स रिलेशनशिप की पूरी सिग्निफिकेंस पकड़ लें तो अपने एटीट्यूड, कंडक्ट और स्पीच से बिना ज़्यादा शब्दों के ट्रू रिलीजन, बिलीव्स, रिचुअल्स, होप, फियर्स का पैकेज नहीं, अगर चाइल्ड को इन हिंडरिंग इन्फ्लुएंसेस से बचाकर बढ़ने दिया जाए तो मैच्योरिटी पर वो रियलिटी, गॉड की नेचर पूछने लगेगा। इसीलिए चाइल्ड को एजुकेट करने में डीप इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बहुत से रिलीजियस लोग जो गॉड और इमॉर्टैलिटी की बात करते हैं असल में इंडिविजुअल फ्रीडम और इंटीग्रेशन पर भरोसा नहीं रखते, जबकि रिलीजन सच की तलाश में फ्रीडम का कल्टीवेशन है। फ्रीडम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पार्शियल फ्रीडम, पॉलिटिकल या रिलीजियस कंडीशनिंग कभी फ्रीडम नहीं बन सकती और ना ही शांति ला सकती है। रिलीजन कंडीशनिंग नहीं, बल्कि एक ट्रैंक्विलिटी का स्टेट है जहां रियलिटी गॉड होता है, और ये तब आता है जब सेल्फ नॉलेज और फ्रीडम हो। फ्रीडम से वर्च्यू आती है और बिना वर्च्यू के ट्रैंक्विलिटी नहीं, क्योंकि स्टिल माइंड ट्रेन डिसिप्लिन्ड होकर स्टिल नहीं होता, बल्कि अपने ही वेज, सेल्फ के तरीकों को समझकर स्टिल होता है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इंसान की जम चुकी सोच है जिससे मंदिर, चर्च बनते हैं। ये फियरफुल के लिए सोलेस और दुखी के लिए ओपिएट बन जाता है, पर गॉड, ट्रूथ, थॉट और इमोशनल डिमांड से परे हैं। पेरेंट्स, टीचर्स अगर फियर, सॉरो बनाने वाली साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को पहचानें तो यंग को अपने कॉन्फ्लिक्ट्स और ट्रायल्स ऑब्जर्व समझने में मदद कर सकते हैं। अगर बड़े बच्चों को क्लियर थिंकिंग और डिस्पैशन सिखाएं और प्यार बढ़ाएं तो बस यही काफ़ी है। पर अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं और खुद को गहरा बदलकर दुनिया में ऑर्डर, पीस नहीं ला पाते तो सीक्रेट बुक्स और मिथ्स की क्या कीमत रह जाती है। ट्रू रिलीजियस एजुकेशन चाइल्ड को इंटेलिजेंटली अवेयर बनाना है, टेम्परेरी और रियल को खुद डिसर्न करना सिखाना है और लाइफ को डिसइंटरेस्टेड अप्रोच से देखना है। इसीलिए हर दिन की शुरुआत किसी सीरियस थॉट या डेप्थ वाली रीडिंग से करना ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, बजाय कि कुछ लफ्ज़ दोहराए जाएं। पिछली पीढ़ियों ने अपनी एम्बिशंस, ट्रेडिशंस और आइडियल्स के साथ मिजरी और डिस्ट्रक्शन फैलाया। शायद आने वाली पीढ़ियां राइट एजुकेशन से इस केओस को खत्म करें और बेटर सोशल ऑर्डर बनाएं। अगर यंग में इंक्वायरी का स्पिरिट हो और वो हर चीज़ की सच्चाई ढूंढे, पॉलिटिकल, रिलीजियस हो या पर्सनल एनवायरमेंटल, तो यूथ मीनिंगफुल होगा और बेटर वर्ल्ड की उम्मीद बनी रहेगी। ज़्यादातर बच्चे क्यूरियस होते हैं, पर हमारी पॉन्टिफिकल असर्शंस, सुपीरियर इम्पेशंस और कैजुअल ब्रश ऑफ उनकी इंक्वायरी को डल कर देते हैं। हम उनके सवाल एनकरेज नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि क्या पूछ लिया जाएगा, और हम उनके डिस्कंटेंट को नहीं फॉस्टर करते क्योंकि हमने खुद पूछना छोड़ दिया है। पेरेंट्स, टीचर्स डिस्कंटेंट से डरते हैं क्योंकि ये हर सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करता है। इसीलिए वो बच्चों को सेफ जॉब्स, इनहेरिटेंस, मैरिज और रिलीजियस कंसोलेशन से माइंड को ब्लंट करना सिखा देते हैं। अथॉरिटीज, ट्रेडिशंस और बिलीव्स थोपकर चाइल्ड को अपने जैसे डल बनाया जाता है। चाइल्ड की क्रिटिकल अलर्टनेस और कीन इंसाइट जगाने के लिए हमें उसे हर किताब को क्वेश्चन करना, सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशंस, गवर्नमेंट्स और रिलीजियस बिलीव्स का वैलिडिटी टेस्ट करना सिखाना होगा। यंग अगर जिंदा दिल हैं तो होप और डिस्कंटेंट से भरे होते हैं, वरना वो पहले ही बुढ़े हो चुके होते। जबकि बुढ़े वो हैं जो कभी डिस्कंटेंटेड थे पर जिन्होंने उस फ्लेम को सिक्योरिटी और कंफर्ट से बुझा दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब्स में गुम हो गए। उन्हें परमानेंसी चाहिए, आइडियाज, रिलेशनशिप्स, पोजीशंस में। और डिस्कंटेंट जैसे ही उभरता है वो उससे भागकर खुद को बांध लेते हैं। यंग होने पर ही सही डिस्कंटेंट चाहिए, खुद से भी और आसपास की चीज़ों से भी, ताकि क्लियर और अनबायस्ड सोच सीख सकें, अंदर डिपेंडेंट और फियरफुल ना बने। इंडिपेंडेंस किसी मैप के कलर्ड हिस्सा के लिए नहीं, बल्कि हर इंडिविजुअल के लिए है।
बाहर हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट जरूर हैं, पर अंदर पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की क्रेविंग से फ्री होंगे तो ये म्यूचुअल डिपेंडेंस क्रूल नहीं बनेगी। डिस्कंटेंट को समझना होगा, जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, क्योंकि ये अपैरेंट डिसऑर्डर ला सकता है, पर अगर ये सेल्फ नॉलेज और सेल्फ एब्निगेशन तक ले जाए तो नया सोशल ऑर्डर और एंड्योरिंग पीस लाता है, और सेल्फ एब्निगेशन के साथ इमेजरेबल जॉय आता है। डिस्कंटेंट फ्रीडम का रास्ता है, पर अनबायस्ड इंक्वायरी के लिए पॉलिटिकल रैली, स्लोगन शाउटिंग, गुरु हंटिंग, रिलीजियस ऑर्जीज जैसे इमोशनल डिसिपेशन से बचना होगा, क्योंकि ये माइंड हार्ट को डल करके उन्हें सर्कमस्टांसेस और फियर से आसान शिकार बना देते हैं। बर्निंग डिजायर टू इंक्वायर ही जिंदगी के नए समझ तक ले जाता है। यंग को प्रीस्ट, पॉलिटिशियन, रिच, पुअर सब आसानी से परसुएड कर लेते हैं। राइट एजुकेशन उन्हें इन इन्फ्लुएंसेस पर वॉचफुल रहना सिखाए, ताकि वो पैरेट की तरह स्लोगन्स रिपीट ना करें और ग्रीड के ट्रैप्स अपने या दूसरों के में ना फंसें। अथॉरिटी को अपने माइंड्स और हार्ट्स को स्टाइफल नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि किसी को फॉलो करना या ग्रेटिफाइंग आइडियोलॉजी को पकड़ना पीसफुल वर्ल्ड नहीं बनाता। स्कूल कॉलेज छोड़ते ही कई लोग पढ़ना छोड़ देते हैं और कुछ नॉलेज एडिक्ट बनकर दूसरों की बातें कंटिन्यूसली अब्सॉर्ब करते रहते हैं। जब तक नॉलेज टेक्निक को सक्सेस डोमिनेंस के लिए वर्शिप किया जाएगा, तब तक रूथलेस कंपटीशन, एंटागोनिज्म और ब्रेड के लिए सीजलेस स्ट्रगल चलता रहेगा। जब तक सक्सेस गोल है, फियर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सक्सीड की डिजायर से फेलियर का फियर बनता ही है। इसीलिए यंग को सक्सेस वर्शिप सिखाना गलत है, क्योंकि टॉप पर पहुंचने की चाहत इनसाइड आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, एनवी, एनिमोसिटी बढ़ाकर वॉर तक ले जाती है। यंग भी सक्सेस सिक्योरिटी ढूंढते हैं। शुरू में डिस्कंटेंट होता है, पर जल्दी रिस्पेक्टेबल बनकर सोसाइटी को नो कहना छोड़ देते हैं, अपनी डिजायर्स की दीवारों में घिरे अथॉरिटी संभाल लेते हैं और इंक्वायरी की आग बुझकर बेटर जॉब, रिच मैरिज, सक्सेसफुल करियर यानी और सिक्योरिटी की क्रेविंग में बदल जाती है। असल में ओल्ड और यंग में एसेंशियल फर्क नहीं, क्योंकि दोनों अपनी डिजायर्स और ग्रेटिफिकेशंस के गुलाम होते हैं। मैच्योरिटी एज से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आती है, और इंक्वायरी की आर्डेंट स्पिरिट यंग के लिए आसान होती है, क्योंकि ओल्ड को जिंदगी की मार ने थका दिया होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ओल्ड पर्पसफुली इंक्वायर नहीं कर सकते, बस मुश्किल होता है। कई एडल्ट्स इमेच्योर और चाइल्डिश होते हैं, और यही वर्ल्डली कंफ्यूजन और मिजरी का कॉज बनते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक और मॉरल क्राइसिस के जिम्मेदार ओल्डर लोग हैं। हमारी कमजोरी ये है कि हम चाहते हैं कोई और आकर हमारे लिए काम करे और कोर्स बदले, और हम आउटकम श्योर हुए बिना कुछ नहीं करते। सिक्योरिटी और सक्सेस की तलाश माइंड को अनइंटेलिजेंट बनाती है, इसीलिए इंटीग्रेटेड एक्शन पॉसिबल नहीं होता। इंटीग्रेटेड एक्शन तभी होता है जब अपने कंडीशनिंग, रेशियल, नेशनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रेजुडिसेस पर अवेयर हुआ जाए और ये देखा जाए कि सेल्फ के वेज हमेशा सेपरेटिव होते हैं। जिंदगी गहरे कुएं जैसी है, छोटे बकेट से थोड़ा पानी ही मिलता है, बड़े वेसल से ज्यादा और पोषण देने वाला पानी मिलता है, और यंग होने पर ही इन्वेस्टिगेट, एक्सपेरिमेंट करने का सही समय होता है। स्कूल को फैक्ट्स और टेक्निकल नॉलेज से दिमाग भरने के बजाय यंग को वोकेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कवर करने में हेल्प करनी चाहिए, और ऐसा सॉइल बनना चाहिए जहां वो बिना फियर के खुशी के साथ इंटीग्रली ग्रो कर सकें। चाइल्ड को एजुकेट करना मतलब उसे फ्रीडम और इंटीग्रेशन समझाना सिखाना। फ्रीडम के लिए ऑर्डर चाहिए जो सिर्फ वर्च्यू देती है, और इंटीग्रेशन सिंप्लिसिटी में होता है। कई कॉम्प्लेक्सिटीज से हमें सिंप्लिसिटी की तरफ बढ़ना है। अंदर की जिंदगी और आउटवर्ड नीड्स में सिंपल होना होगा। आज की एजुकेशन आउटर एफिशिएंसी पर टिकी है और मन की इनर नेचर को या तो इग्नोर करती है या परवर्ट। रिजल्ट ये होता है कि एक हिस्सा ग्रो होता है और बाकी घिसते रहते हैं। इनर कंफ्यूजन, एंटागनिज्म, फियर किसी भी बड़ी सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं, और बिना राइट एजुकेशन के हम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं और फिजिकल सिक्योरिटी सबके लिए गिरा देते हैं। स्टूडेंट को सही एजुकेट करना मतलब उसे अपने पूरे प्रोसेस को समझने में मदद करना, क्योंकि माइंड हार्ट की इंटीग्रेशन से ही इंटेलिजेंस और इनवर्ट ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इंफॉर्मेशन टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ एजुकेशन को इंटीग्रेटेड आउटलुक एनकरेज करना चाहिए। सोशल डिस्टिंक्शंस और प्रेजुडिसेस को तोड़ने में मदद, पावर डोमिनेशन की एक्विजिटिव परस्यूट को डिस्करेज करना, और राइट सेल्फ ऑब्जर्वेशन और लाइफ एज अ होल एक्सपीरियंसिंग को प्रमोट करना चाहिए, जिसमें मैं और मेरा को ओवर सिग्निफिकेंस न दिया जाए और माइंड को अपने से आगे रियल डिस्कवर करने में मदद मिले। फ्रीडम सेल्फ नॉलेज से डेली ऑक्यूपेशंस में आती है, लोगों, चीज़ों, आइडियाज, नेचर के साथ रिलेशन में। और अगर एजुकेटर स्टूडेंट को इंटीग्रेट कर रहा है तो लाइफ के किसी एक फेज पर फैनेटिकल या अनरीजनेबल एम्फेसिस नहीं होगा। टोटल प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग से इंटीग्रेशन आता है, इल्यूजन्स क्रिएट करने की पावर खत्म होती है, और तभी रियलिटी या गॉड संभव होता है। इंसानों को इंटीग्रेट होना ही होगा अगर किसी क्राइसिस, खासकर प्रेजेंट वर्ल्ड क्राइसिस से टूटना नहीं है। इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स के लिए मेन प्रॉब्लम इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल डेवलप करना है। इसके लिए एजुकेटर को खुद इंटीग्रेटेड होना होगा। ये सिर्फ यंग के लिए नहीं, ओल्डर जनरेशन के लिए भी जरूरी है, जब तक वो सीखने को तैयार हों और अपनी आदतों में ज्यादा अटके ना हों।
क्योंकि जो हम हैं वो क्या सिखाएं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनके लिए राइट एजुकेटर ज़रूर ढूंढेंगे। टीचिंग को सिर्फ एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशन बनाने से लव फेड हो जाता है, जबकि लव इंटीग्रेशन के प्रोसेस के लिए एसेंशियल है। इंटीग्रेशन के लिए फियर से फ्रीडम चाहिए। फियरलेसनेस इंडिपेंडेंस देती है बिना रूथलेसनेस या कंटेम्प्ट के, और बिना लव के नॉलेज सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाती है और सेल्फ डिस्ट्रक्शन तक ले जाती है। इंटीग्रेटेड ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस से टेक्निक तक आता है। क्रिएटिव इंपल्स अपनी टेक्निक खुद बना लेता है, और यही सबसे बड़ा आर्ट है। जो लोग खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और इसीलिए सिखाते हैं, वही रियल टीचर्स होते हैं, और वो अपनी टेक्निक खुद क्रिएट करते हैं। ये सिंपल लगता है, पर असली में डीप रेवोल्यूशन है, क्योंकि इसका सोसाइटी पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी असर होता है। रूटीन की स्लेवरी 45-50 पर ज़्यादा लोगों को वॉश आउट कर देती है। कंप्लायंस, फियर, एक्सेप्टेंस से लोग खत्म हो जाते हैं। पर अगर टीचर इस बात को देखे और खुद एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो उसका टीचिंग रूटीन नहीं बल्कि रियल हेल्प बन जाता है। चाइल्ड को समझने के लिए उससे प्ले में देखना, अलग मूड्स में स्टडी करना ज़रूरी है। अपने प्रेजुडाइसेस, होप्स, फियर्स को प्रोजेक्ट करके या अपने डिज़ायर्स के पैटर्न में मोल्ड करके जज करेंगे तो बैरियर्स क्रिएट होंगे। ज़्यादातर हम चाइल्ड को अपनी वैनिटीज़ और आइडियोसिंक्रेसीज़ के हिसाब से शेप करके एक्सक्लूसिव ओनरशिप, डोमिनेशन में कंफर्ट ढूंढते हैं। ये प्रोसेस रिलेशनशिप नहीं, इम्पोजिशन है, और डोमिनेट करने की सटल और सेल्फ राइचस डिज़ायर को समझना एसेंशियल है। पजेसिवनेस में लव नहीं, कंट्रोल में कम्युनियन नहीं, क्योंकि दूसरे को यूज़ करना लव का विरोध है। जहाँ लव होता है वहाँ चिल्ड्रन ही नहीं, हर इंसान के लिए कंसिडरेशन होती है। राइट एजुकेशन तभी मिलेगी जब हम पूरी ज़िंदगी के मूवमेंट के लिए सेंसिटिव हों, क्योंकि हम जो सोचते, करते, बोलते हैं वही एनवायरनमेंट बनाता है, और एनवायरनमेंट बच्चे को या तो हेल्प करता है या हिंडर। जो लोग इस प्रॉब्लम को सिंसियरली देखते हैं, उन्हें पहले खुद को समझना होगा और सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद देनी होगी। हमारी सीधी जिम्मेदारी है एजुकेशन के नए अप्रोच को लाना। अगर सच में लव है तो हम वॉर खत्म करने का रास्ता ढूंढ लेंगे, वरना सिर्फ लव्स लव बोलने से ह्यूमन मिजरी का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा। इस प्रॉब्लम का रास्ता हमारे खुद के थ्रू है। अपनी फेलो मैन, नेचर, आइडियाज़ और थिंग्स के साथ रिलेशनशिप को समझे बिना होप नहीं कॉन्फ्लिक्ट और सफरिंग से निकलने का कोई रास्ता। चाइल्ड को बढ़ाना इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन और केयर मांगता है। एक्सपर्ट्स नॉलेज पेरेंट्स के लव को रिप्लेस नहीं कर सकते, पर पेरेंट्स अपने फियर्स, एम्बिशन से उस लव को करप्ट कर देते हैं जो चाइल्ड की आउटलुक को कंडीशन या डिस्टॉर्ट करता है, क्योंकि हम लव की असली बात से कम और लव के अपीयरेंस से ज़्यादा चिपके रहते हैं। प्रेजेंट एजुकेशनल और सोशल स्ट्रक्चर इंडिविजुअल को फ्रीडम और इंटीग्रेशन की तरफ हेल्प नहीं करता। अगर पेरेंट्स सच में चाहते हैं कि चाइल्ड अपनी पूरी इंटेग्रल कैपेसिटी तक बढ़े, तो उन्हें घर के इन्फ्लुएंस को बदलना होगा और राइट एजुकेटर्स के साथ स्कूल्स क्रिएट करने होंगे। होम और स्कूल का इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए, इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को रीएजुकेट करना होगा। प्राइवेट लाइफ और ग्रुप लाइफ के बीच कॉन्ट्रडिक्शन एंडलेस इनर बैटल क्रिएट करता है, जिसे रॉन्ग एजुकेशन और गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स की कॉन्ट्रडिक्टरी डॉक्ट्रिन्स और बढ़ाते हैं, और चाइल्ड स्टार्ट से ही डिवाइडेड हो जाता है, जिसका रिजल्ट पर्सनल और सोशल डिजास्टर्स होते हैं। जो लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं और प्रॉब्लम की अर्जेंसी देखते हैं, चाहे कम हो, वो राइट एजुकेशन और इंटेलिजेंट होम एनवायरनमेंट से इंटीग्रेटेड ह्यूमन बींग्स ला सकते हैं। पर अगर हार्ट्स माइंड के कनिंग चीज़ों से भरे रहेंगे, तो हमारे बच्चे वॉर्स, फैमिन्स और अपने साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में बर्बाद होते रहेंगे। राइट एजुकेशन हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आता है। हमें खुद को रीएजुकेट करना होगा कि किसी कॉज या आइडियोलॉजी के लिए एक दूसरे को ना मारे, चाहे वो फ्यूचर हैप्पीनेस का प्रॉमिस ही क्यों न करता हो। हमें कंपैशन सीखनी होगी, कम में संतोष और सुप्रीम को खोजना होगा, तभी मैनकाइंड की सच्ची सैल्वेशन पॉसिबल है। चैप्टर 4 एजुकेशन एंड वर्ल्ड पीस, शिक्षा और विश्व शांति। आज के वर्ल्ड क्राइसिस को समझने के लिए पहले ये देखना होगा कि ये क्राइसिस बना कैसे और इसमें शिक्षा का रोल क्या हो सकता है। ये क्राइसिस तब पैदा होता है जब हमारी रिलेशनशिप्स लोगों, प्रॉपर्टी और आइडियाज़ के साथ गलत वैल्यूज़ पर बेस्ड होती हैं, जहां सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, पॉसेसिवनेस और एक आइडियोलॉजी को दूसरी के अगेंस्ट जस्टिफाई करना नॉर्मल बन जाता है। जब दूसरों के साथ रिलेशन सेल्फ एडवांटेज पर बेस्ड हो और प्रॉपर्टी के मामले में माइंड सिर्फ एक्वायर और होल्ड पर लगा हो, तो सोसाइटी कॉम्पिटिटिव और सेल्फ आइसोलेटिंग बन जाती है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट डिस्ट्रस्ट और इल विल होता है। आइडियाज़ के लेवल पर जब हम अपनी आइडियोलॉजी को सही साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरी को गलत,
तो कॉन्फ्लिक्ट और टूट-फूट नेचुरल आउटकम बन जाते हैं। एक और बड़ी वजह अथॉरिटी पर डिपेंडेंस है, लीडर्स पर, चाहे डेली लाइफ में हो, छोटे स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में। जब हम फॉलो करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सिर्फ फियर और कन्फॉर्मिटी बनती है, जो आगे चलकर टोटलिटेरियन स्टेट की सख्ती और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के डॉगमेटिज्म तक ले जाती है। अगर पीस चाहिए तो इससे गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और अथॉरिटीज़ के हवाले करना और खुद को समझने की जिम्मेदारी से भागना बस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाता है। लास्टिंग खुशी तभी आएगी जब हर व्यक्ति अपनी डेली थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को ऑब्जर्व करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे। सच ये है कि आमतौर पर हम पीस सच में चाहते ही नहीं और एक्सप्लॉयटेशन खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अपनी ग्रीड में इंटरफेरेंस पसंद नहीं और प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर के फाउंडेशंस को हिलाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं चीज़ें ऐसे ही चलती रहें, बस कुछ सुपरफिशियल मॉडिफिकेशंस आ जाएं। इसलिए पावरफुल और कनिंग लोग हमारी जिंदगी चलाते रहते हैं। पीस किसी आइडियोलॉजी या लेजिस्लेशन से नहीं आती। पीस तब आती है जब हर इंसान अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझना स्टार्ट करता है। अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करके किसी नए सिस्टम से पीस की उम्मीद रखेंगे तो बस उस सिस्टम के स्लेव्स बन जाएंगे। जब गवर्नमेंट्स, डिक्टेटर्स, बिग बिजनेस और क्लरिकल पावर को लगेगा कि आदमी के बीच बढ़ती एंटागनिज्म अब प्रॉफिटेबल नहीं रही, तो वो लेजिस्लेशन और कंपल्शन से हमें अपनी पर्सनल क्रेविंग्स और एम्बिशंस को सप्रेस करके कोऑपरेट करने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे आज हमें कॉम्पिटिटिव और रूथलेस बनने को एजुकेट किया जा रहा है, वैसे ही कल हमें कंपेल करके एक दूसरे का रिस्पेक्ट और वर्ल्ड एज अ होल के लिए काम करना सिखाया जा सकता है। ये तरीका कॉन्फ्लिक्ट का, पीस का नहीं। पर चाहे सब लोग वेल फेड, क्लोथ और शेल्टर्ड हो भी जाएं, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स और एंटागनिज्म्स खत्म नहीं होंगे। वो सिर्फ और गहरे प्लेन पर शिफ्ट हो जाएंगे और शायद और भी डायबॉलिकल बन जाएंगे। मॉरल या राइचस एक्शन सिर्फ वॉलंटरी होता है और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही इंसान को रियल पीस और हैप्पीनेस देती है। बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हमें अपने नेबर्स के अगेंस्ट खड़ा करते हैं, सिर्फ अलग सोसाइटीज के बीच नहीं, बल्कि एक ही सोसाइटी के ग्रुप्स के बीच में भी। जब तक आइडेंटिटी किसी कंट्री के साथ चिपकी है, सिक्योरिटी को पकड़ रखा है और डॉगमा से कंडीशन्ड माइंड चल रहा है, तब तक अंदर बाहर स्ट्राइफ और मिजरी लगेगी ही। पेट्रियोटिज्म का भी सवाल है। ये रोज की भावना नहीं, पर स्कूल बुक्स, न्यूज़पेपर्स और प्रोपेगेंडा के थ्रू सिस्टमैटिकली इसे बढ़ाया जाता है। नेशनल हीरोज को प्रेज करके और ये कहकर कि हमारा तरीका सबसे बेहतर है, बचपन से रेशियल ईगो को इन्फ्लेट किया जाता है। बार बार ये कहना कि हम इस पॉलिटिकल या रिलीजियस ग्रुप के हैं, इस नेशन के हैं, हमारे छोटे ईगो को इतना फ्लैटर करता है कि हम अपनी कंट्री, रेस या आइडियोलॉजी के लिए मरने मारने को रेडी हो जाते हैं। ये सब स्टूपिड और अननेचुरल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स नेशनल और आइडियोलॉजिकल बाउंड्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेशनलिज्म की सेपरेटिव स्पिरिट दुनिया भर में आग की तरह फैल रही है और पेट्रियोटिज्म को उन लोगों ने कल्टिवेट और एक्सप्लॉइट किया है जो एक्सपेंशन, पावर और एनरिचमेंट चाहते हैं। दूसरे देशों को जीतना और उनके लोगों पर राज करना गुड्स ही नहीं, बल्कि पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजीज के नए मार्केट्स भी खोल देता है। इसीलिए हर रूप की वायलेंस और एंटागनिज्म को देखना होगा बिना प्रेजुडिस के, बिना किसी कंट्री, रेस या आइडियोलॉजी से आइडेंटिफाई किए हुए, सिर्फ ये देखते हुए कि सच क्या है। बड़ी खुशी होती है जब कोई चीज़ क्लियरली देखी जाती है बिना गवर्नमेंट, स्पेशलिस्ट्स या बहुत लर्नेड लोगों के नोशन से इन्फ्लुएंस हुए। जब सच में दिखता है कि पेट्रियोटिज्म ह्यूमन हैप्पीनेस में हिंड्रेंस है, तो इसे खुद के अंदर से निकालने के लिए स्ट्रगल करना नहीं पड़ता, वो अपने आप खत्म हो जाता है। नेशनलिज्म, पेट्रियोटिक स्पिरिट, क्लास और रेस कॉन्शियसनेस, ये सब सेल्फ के तरीके हैं, इसीलिए ये सब सेपरेटिव हैं। आखिर नेशन होता क्या है? लोगों का एक ग्रुप जो इकोनॉमिक और सेल्फ प्रोटेक्टिव रीजंस से साथ रह रहा हो, जहां फियर और एक्विजिटिव सेल्फ डिफेंस से माई कंट्री का आइडिया बनता है। फिर बाउंड्रीज और टैरिफ वॉल्स खाली होती हैं और ब्रदरहुड और ह्यूमन यूनिटी नामुमकिन बन जाती है।
गेन और होल्ड करने की डिज़ायर और अपने से बड़ा कुछ बनकर आइडेंटिफाई होने की लॉन्गिंग नेशनलिज्म को जन्म देती है, और नेशनलिज्म वॉर को। हर देश में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की मदद से नेशनलिज्म और सेपरेटिव स्पिरिट को अपहोल्ड करता रहता है। नेशनलिज्म एक डिजीज है और ये कभी भी वर्ल्ड यूनिटी नहीं ला सकता। चैप्टर 5 द स्कूल। अपनी हर रिलेशनशिप में पूरी तरह अवेयर रहकर धीरे धीरे उन कन्फ्यूजन्स और लिमिटेशंस को पहचाना जा सकता है जो अभी अंदरूनी तौर पर अननोन है, और जैसे ही उन पर अवेयरनेस आती है, समझ आती है और वो डिसॉल्व हो जाते हैं। बिना ऐसी अवेयरनेस और सेल्फ नॉलेज के एजुकेशन या किसी और फील्ड में की गई रिफॉर्म्स अंत में और ज़्यादा एंटेगोनिज्म और मिजरी पैदा करते हैं। जब हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं और ऐसे टीचर्स रखते हैं जो सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, न कि हर स्टूडेंट के साथ अपनी रिलेशनशिप में अलर्ट और ऑब्जर्वेंट होते हैं, तब हम सिर्फ फैक्ट्स का एक्यूमुलेशन, कैपेसिटी का डेवलपमेंट और पैटर्न के मुताबिक मैकेनिकल सोच को बढ़ावा देते हैं। पर यह सब स्टूडेंट को इंटीग्रेटेड इंसान बनने में हेल्प नहीं करता। सिस्टम्स कुछ लिमिटेड यूज रख सकते हैं सिर्फ तब जब एजुकेटर्स अलर्ट और थॉटफुल हों, लेकिन सिस्टम्स इंटेलिजेंस नहीं बनाते। अजीब बात यह है कि सिस्टम और इंस्टीट्यूशन जैसे शब्दों को हमने बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया है। सिंबल्स ने रियलिटी की जगह ले ली है और हम खुश हैं क्योंकि रियलिटी डिस्टर्ब करती है, जबकि शैडोज कंफर्ट देती हैं। कोई भी फंडामेंटल वैल्यू मास इंस्ट्रक्शन से अचीव नहीं होती। वो सिर्फ तब होती है जब हर चाइल्ड की डिफ़िकल्टीज, टेंडेंसीज और कैपेसिटीज़ का ध्यान से स्टडी और समझ किया जाए। जो लोग इस बात से वाकिफ़ हैं और जो ईमानदारी से खुद को समझना और यंग को हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें मिलकर ऐसा स्कूल स्टार्ट करना चाहिए जो बच्चे की लाइफ में वाइटल सिग्निफिकेंस रखे, उसकी इंटीग्रेशन और इंटेलिजेंस में हेल्प करके। ऐसा स्कूल शुरू करने के लिए ज़रूरी फंड्स का वेट करना ज़रूरी नहीं। सच्चा टीचर घर पर भी हो सकता है, और जो अर्नेस्ट होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। जो अपने बच्चों और आसपास के बच्चों से सच में प्यार करते हैं, वो अपने आसपास राइट स्कूल स्टार्ट करेंगे, घर में या गली के कोने पर। फिर पैसा खुद आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है। राइट काइंड का छोटा स्कूल चलाना फाइनेंशियली मुश्किल होता है। वो सिर्फ सेल्फ सेक्रीफाइस पर खिलता है, फैट बैंक अकाउंट पर नहीं। पैसे का आना अक्सर करप्ट कर देता है, अगर लव और अंडरस्टैंडिंग ना हो तो। लेकिन अगर स्कूल वाकई वर्थवाइल है तो ज़रूरी मदद मिलती है। जब चाइल्ड के लिए लव होता है तो सब मुमकिन होता है। जब इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा कंसर्न बन जाता है, तब चाइल्ड इंपॉर्टेंट नहीं रहता। राइट एजुकेटर इंडिविजुअल पर कंसर्न्ड होता है, प्यूपिल की काउंटिंग पर नहीं। ऐसा एजुकेटर देखेगा कि वो एक वाइटली सिग्निफिकेंट स्कूल खड़ा कर सकता है जिसे कुछ पेरेंट्स सपोर्ट देंगे। टीचर के अंदर इंटरेस्ट की आग होनी चाहिए। अगर वो लूकवार्म होगा तो स्कूल भी एक और कॉमन इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से सच में प्यार करते हैं तो वो लेजिस्लेशन और दूसरे मीन्स यूज करके छोटे स्कूल्स एस्टैब्लिश करेंगे जहां राइट टाइप के एजुकेटर्स हों, और ये देखकर पीछे नहीं हटेंगे कि छोटे स्कूल्स महंगे होते हैं और राइट एजुकेटर्स मिलना मुश्किल होता है। उन्हें यह भी समझना होगा कि वेस्टेड इंटरेस्ट्स, गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से ऑपोजिशन आएगा, क्योंकि ऐसे स्कूल्स डीपली रेवोल्यूशनरी होते हैं। ट्रू रेवोल्यूशन वायलेंट नहीं होती, वो तब आती है जब इंसान इंटीग्रेटेड और इंटेलिजेंट बनते हैं और अपनी लाइफ से धीरे धीरे समझ में रेडिकल बदलाव लाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे स्कूल के सारे टीचर्स वॉलंटरीली एक साथ आएं, बिना फोर्स के, बिना पर्सुएशन के, बिना सिलेक्शन के, क्योंकि दुनियादारी से वॉलंटरी फ्रीडम ही एक ट्रू एजुकेशनल सेंटर की लाइट फाउंडेशन है। अगर टीचर्स एक दूसरे को और स्टूडेंट्स को राइट वैल्यू समझने में हेल्प देना चाहते हैं तो उनके डेली रिलेशनशिप में कांस्टेंट और अलर्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। छोटे स्कूल के सिक्लूजन में बाहर की दुनिया, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्ट्रैक्शन और मिजरी भूल जाना ईजी होता है। पर वो दुनिया हमसे अलग नहीं, वो हमारा हिस्सा है, क्योंकि हमने उसे बनाया है। इसीलिए अगर सोसाइटी के स्ट्रक्चर में फंडामेंटल ऑल्टरेशंस चाहिए तो राइट एजुकेशन पहला कदम है। सिर्फ राइट एजुकेशन ही हमारी प्रॉब्लम्स और मिजरीज का लास्टिंग सोल्यूशन दे सकता है। और इस फैक्ट को देखना ना तो इंटेलेक्चुअल या इमोशनल परसुएशन से आता है, ना ही क्लेवर आर्ग्यूमेंट से। अगर स्कूल का स्टाफ न्यूक्लियस, डेडिकेटेड और वाइटल होगा तो वो अपने जैसे पर्पस वाले लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो खुद ही अलग हो जाएंगे। अगर सेंटर पर्पसिव और अलर्ट होगा तो इंडिफरेंट पेरिफेरी खुद ही गिर जाएगी। लेकिन अगर सेंटर ही इंडिफरेंट हुआ तो पूरा ग्रुप अनसर्टन और वीक हो जाएगा। सेंटर सिर्फ हेडमास्टर से नहीं बन सकता। एक शख्स पर डिपेंडेंट एंथुजियाज्म जल्दी ही मरता है। ऐसा इंटरेस्ट सुपरफिशियल, फ्लाइटी और वर्थलेस होता है, क्योंकि वो किसी और के विम और फैंसी का गुलाम बन सकता है।
अगर हेडमास्टर डोमिनेटिंग होगा तो फ्रीडम और कोऑपरेशन का स्पिरिट रह ही नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक फर्स्ट रेट स्कूल खड़ा कर सकता है, लेकिन फियर और सबसर्वियंस धीरे धीरे घुस आते हैं और आमतौर पर बाकी स्टाफ नॉन एंटिटीज का बनता है। ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल फ्रीडम और अंडरस्टैंडिंग के लिए कंड्यूसिव नहीं होता। स्टाफ को हेडमास्टर के डोमिनेशन में नहीं होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ हेडमास्टर पर नहीं आनी चाहिए। हर टीचर को होल के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करना चाहिए। अगर सिर्फ कुछ ही लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बाकी का इंडिफरेंस या ऑपोजिशन जनरल एफर्ट को इम्पीड या स्टल्टिफाई कर देगा। लोग डाउट करते हैं कि स्कूल सेंट्रल अथॉरिटी के बिना चल सकता है, पर असल में हमने कभी ट्राई नहीं किया। ट्रू एजुकेटर्स के ग्रुप में अथॉरिटी का सवाल उठना ही नहीं चाहिए। जब सब लोग फ्री और इंटेलिजेंट होने की कोशिश कर रहे हों तो हर लेवल पर म्यूचुअल कोऑपरेशन पॉसिबल होता है। जिनको राइट एजुकेशन के टास्क में डीपली और लास्टिंगली कमिटेड होना मुश्किल लगता है, उनको सेंट्रल अथॉरिटी का ना होना इम्प्रैक्टिकल थ्योरी जैसा लगेगा। लेकिन जो कंप्लीटली डेडिकेटेड हैं, उन्हें अर्ज, डायरेक्शन या कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। इंटेलिजेंट टीचर्स अपनी कैपेसिटीज़ के एक्सरसाइज में प्लायबल होते हैं। इंडिविजुअली फ्री होने की कोशिश करते हुए वो रेगुलेशंस का पालन करते हैं और होल स्कूल के बेनिफिट के लिए जो ज़रूरी हो वो करते हैं। सीरियस इंटरेस्ट कैपेसिटी का बिगिनिंग है और दोनों ही एप्लीकेशन से स्ट्रांग बनते हैं। अगर ओबीडियंस की साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन समझ में नहीं तो सिर्फ अथॉरिटी को ना फॉलो करने का डिसीजन कन्फ्यूजन लाएगा। ये कन्फ्यूजन अथॉरिटी के एब्सेंस से नहीं बल्कि राइट एजुकेशन में डीप म्यूचुअल इंटरेस्ट के लैक से आता है। अगर रियल इंटरेस्ट होगा तो हर टीचर स्कूल चलाने की डिमांड्स और नेसेसिटीज़ के साथ कॉन्स्टेंट और थॉटफुल एडजस्टमेंट करेगा। किसी भी रिलेशनशिप में फ्रिक्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आते हैं, पर जब कॉमन इंटरेस्ट की बाइंडिंग अफेक्शन नहीं होती तब ये चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। राइट काइंड के स्कूल में सारे टीचर्स के बीच अनस्टिंटेड कोऑपरेशन होना चाहिए। पूरा स्टाफ अक्सर मिले और स्कूल के वेरियस प्रॉब्लम्स पर बात करे। जब किसी कोर्स ऑफ एक्शन पर अग्री हो जाएं तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी का डिसीजन किसी टीचर को सूट ना करे तो नेक्स्ट फैकल्टी मीटिंग में फिर डिस्कस किया जा सकता है। कोई टीचर हेडमास्टर से डरे नहीं और हेडमास्टर को भी ओल्डर टीचर्स से इंटिमिडेटेड महसूस नहीं करना चाहिए। हैप्पी एग्रीमेंट तभी पॉसिबल है जब सबके बीच एब्सोल्यूट इक्वालिटी का फीलिंग हो। ये एसेंशियल है कि ये इक्वालिटी रियल हो, सिर्फ वर्ड्स में नहीं। बहुत टीचर्स के पास स्टैमिना या पेशेंस नहीं होता कि वो हर चाइल्ड को एक्टिवली देख समझ सकें। तब पनिशमेंट और रिवॉर्ड डिसिप्लिन एनफोर्स करने का कन्वीनियंट तरीका बन जाते हैं। राइट एजुकेशन एन मास पॉसिबल नहीं। हर चाइल्ड को स्टडी, पेशेंस, अलर्टनेस और इंटेलिजेंस मांगता है। चाइल्ड की टेंडेंसीज, एप्टीट्यूड्स, टेम्परामेंट ऑब्जर्व करना, उसकी डिफ़िकल्टीज समझना, उसकी हेरिडिटी और पेरेंटल इन्फ्लुएंस को ध्यान में रखना, उसे किसी कैटेगरी का सिर्फ मेंबर ना समझना, ये सब एक स्विफ्ट और प्लायबल माइंड मांगता है जो किसी सिस्टम या प्रेजुडिस से बंधा ना हो। ये स्किल इंटेंस इंटरेस्ट और सबसे बढ़कर अफेक्शन को मांगता है, और ऐसे एजुकेटर्स पैदा करना आज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल फ्रीडम और इंटेलिजेंस का स्पिरिट पूरे स्कूल में हर वक्त होना चाहिए। इसे चांस पर नहीं छोड़ा जा सकता, और फ्रीडम, इंटेलिजेंस जैसे वर्ड्स का कभी कभी कैजुअल जिक्र कर देना काफ़ी नहीं। स्टूडेंट्स और टीचर्स को रेगुलरली मिलकर पूरे ग्रुप के वेलबींग से जुड़ी बातों पर डिस्कशन करना चाहिए। स्टूडेंट काउंसिल बनाना चाहिए जिसमें टीचर्स भी रिप्रेजेंटेड हों, जो डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, फूड वगैरह के इश्यूज को थरोली डिस्कस करे, और जो थोड़े सेल्फ इंडल्जेंट, इंडिफरेंट या ऑब्स्टिनेट स्टूडेंट्स को गाइड करे। स्टूडेंट्स खुद अपने बीच से रिस्पॉन्सिबल लोग चूज करें जो डिसीजंस इंप्लीमेंट करने और जनरल सुपरविजन में मदद करें। स्कूल में सेल्फ गवर्नमेंट लेटर लाइफ के सेल्फ गवर्नमेंट की प्रिपरेशन है। अगर चाइल्ड स्कूल में अपने डेली प्रॉब्लम्स पर इम्पर्सनल, कंसिडरेट और इंटेलिजेंट डिस्कशन सीख लेता है तो बड़ा होकर वो जिंदगी के बड़े और कॉम्प्लेक्स ट्रायल्स को इफेक्टिवली और डिस्पैशनेटली मीट कर पाएगा। स्कूल को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे एक दूसरे की डिफ़िकल्टीज, पेक्यूलियरिटीज, मूड्स और टेम्पर्स को समझें। ऐसे पलने से वो बड़े होकर अपनी रिलेशनशिप्स में ज़्यादा थॉटफुल और पेशेंट होंगे। यही फ्रीडम और इंटेलिजेंस का स्पिरिट चाइल्ड की स्टडीज़ में भी दिखना चाहिए। अगर स्टूडेंट क्रिएटिव बनना चाहते हैं और सिर्फ ऑटोमेटन नहीं, तो उन्हें फॉर्मूलाज और कंक्लूजन्स एक्सेप्ट करने को एनकरेज नहीं करना चाहिए। साइंस में भी स्टूडेंट के साथ रीजनिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम को पूरेपन में देखने और अपनी जजमेंट यूज़ करने में हेल्प दी जाए। गाइडेंस का क्या बिल्कुल गाइडेंस ना हो? इस सवाल का जवाब गाइडेंस से क्या मतलब है उस पर डिपेंड करता है।
अगर टीचर्स ने अपने दिल से फियर और डोमिनेशन की डिज़ायर हटा दी है, तो वो स्टूडेंट को क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग और फ्रीडम की तरफ हेल्प कर सकते हैं। पर अगर कॉन्शियस या अनकॉन्शियस डिज़ायर हो कि उसे किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ गाइड किया जाए, तो ये उसकी डेवलपमेंट को हिंडर करता है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ गाइडेंस, चाहे खुद की बनाई हो या दूसरे ने इम्पोज की हो, क्रिएटिवनेस को इम्पेयर करती है। अगर एजुकेटर इंडिविजुअल की फ्रीडम से कंसर्न्ड है, अपनी प्री कंसेप्शन से नहीं, तो वो चाइल्ड को अपना एनवायरनमेंट, अपना टेम्परामेंट, अपना रिलीजियस और फैमिली बैकग्राउंड समझने में एनकरेज करेगा, उन सब इन्फ्लुएंसेस और इफेक्ट्स के साथ जो उस पर हो सकते हैं। अगर टीचर्स के अपने दिल में लव और फ्रीडम है, तो वो हर स्टूडेंट के पास उसकी नीड्स और डिफ़िकल्टीज को ध्यान में रखकर जाएंगे। फिर वो मेथड्स और फॉर्मूलाज चलाने वाले ऑटोमेटॉन्स नहीं रहेंगे, बल्कि स्पॉन्टेनियस, हमेशा अलर्ट और वॉचफुल ह्यूमन बींग्स होंगे। राइट एजुकेशन स्टूडेंट को ये डिस्कवर करने में भी हेल्प करे कि वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर इंसान को अपनी ट्रू वोकेशन ना मिले, तो ज़िंदगी बेकार लगती है। फिर वो कुछ ऐसा करता रहता है जो उसका दिल नहीं चाहता और अंदर से फ्रस्ट्रेट होता रहता है। अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है और ऑफिस में क्लर्क बन जाए, तो वो लाइफ भर ग्रम्बल करते हुए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक पता लगाए कि वो क्या करना चाहता है, और फिर देखे कि वो चीज़ वर्थ डूइंग है या नहीं। हो सकता है कोई लड़का सोल्जर बनना चाहे, पर सोल्जरिंग शुरू करने से पहले उसे ये देखना चाहिए कि मिलिट्री वोकेशन पूरी मैनकाइंड के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। राइट एजुकेशन स्टूडेंट को सिर्फ कैपेसिटीज़ डेवलप करने में नहीं, बल्कि अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट को समझने में भी हेल्प करे। जब दुनिया वॉर्स, डिस्ट्रक्शन और मिजरी से फटी पड़ी है, तब किसी को न्यू सोशल ऑर्डर बिल्ड करना होगा और एक डिफरेंट तरीके की लिविंग लानी होगी। पीसफुल और एनलाइटेंड सोसाइटी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली एजुकेटर पर आती है, और बिना इमोशनल हुए ये क्लियर है कि उसके पास सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने का बड़ा मौका है। राइट एजुकेशन किसी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस या किसी पर्टिकुलर सिस्टम के मेथड्स पर डिपेंड नहीं करती। ये हमारे अपने हाथ में है, पेरेंट्स और टीचर्स के हाथ में। अगर पेरेंट्स सच्ची केयर रखते, तो वो एक नई सोसाइटी बनाते, पर असल में ज़्यादा पेरेंट्स केयर नहीं करते, इसलिए उनके पास इस अर्जेंट प्रॉब्लम के लिए टाइम नहीं होता। उनके पास पैसा बनाने के लिए, अम्यूज़मेंट्स, रिचुअल्स और वर्शिप के लिए टाइम होता है, पर ये सोचे बिना कि बच्चों के लिए राइट एजुकेशन क्या है, वो बच्चों को ऐसे स्कूल्स भेज देते हैं जहाँ टीचर भी उनसे ज़्यादा केयर नहीं करता। टीचर क्यों केयर करे? टीचिंग उसके लिए सिर्फ एक जॉब है, मनी कमाने का तरीका। जो दुनिया हमने बनाई है वो पर्दे के पीछे बहुत सुपरफिशियल, आर्टिफिशियल और अगली है। हम पर्दा सजा देते हैं और होप करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ज़्यादा लोग लाइफ के बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करना नहीं चाहते। वो पैसा, पावर या सेक्सुअल एक्साइटमेंट में सीरियस होते हैं। इसलिए जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी इमेच्योर और अनइंटीग्रेटेड ही निकलते हैं, अंदर और बाहर दोनों से लड़ते हुए। हम आसानी से कह देते हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पर जब हम एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी में फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाना चाहते, तो क्या ये सच में लव है? जब तक हम स्पेशलिस्ट पर डिपेंड रहेंगे बच्चों को एजुकेट करने के लिए, कन्फ्यूजन और मिजरी रहेगी, क्योंकि स्पेशलिस्ट पार्ट पर कंसर्न है, होल पर नहीं, और इसलिए वो खुद अनइंटीग्रेटेड हैं। एजुकेशन को सबसे ऑनर्ड और रिस्पॉन्सिबल ऑक्यूपेशन होना चाहिए, पर आज उसे स्लाइटिंगली ट्रीट किया जाता है और ज़्यादा एजुकेटर्स रूटीन में फिक्स्ड हैं। वो इंटीग्रेशन और इंटेलिजेंस के बजाय इन्फॉर्मेशन देने में इंटरेस्टेड हैं, और जो आदमी सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है जब दुनिया टूट रही हो, वो एजुकेटर नहीं है। एजुकेटर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं, वो विजडम और ट्रूथ की तरफ रास्ता दिखाने वाला होता है। ट्रूथ टीचर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ की सर्च ही रिलीजन है, और ट्रूथ ना किसी कंट्री का है, ना किसी क्रीड का, ना किसी टेम्पल, चर्च या मॉस्क में बंद है। बिना ट्रूथ की सर्च के सोसाइटी जल्दी डिके हो जाती है। नई सोसाइटी बनाने के लिए हर एक को ट्रू टीचर बनना होगा, यानी खुद प्यूपिल भी और मास्टर भी बनना होगा, खुद को एजुकेट करना होगा। अगर न्यू सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है, तो जो लोग सिर्फ सैलरी के लिए पढ़ाते हैं उनकी टीचर के रूप में जगह नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को लाइवलीहुड का तरीका समझना चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करना है अपने फ़ायदे के लिए। एक एनलाइटेंड सोसाइटी में टीचर्स अपने वेलफेयर की चिंता नहीं करते और कम्युनिटी उनकी नीड्स का ध्यान रखती है। ट्रू टीचर वो नहीं जो इंप्रेसिव एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर ले, या पॉलिटिशियंस का इंस्ट्रूमेंट हो, या किसी आइडियल बिलीफ या कंट्री से बंधा हो। ट्रू टीचर इनवर्डली रिच होता है, इसलिए खुद के लिए कुछ नहीं मांगता। वो एम्बिशियस नहीं होता, किसी भी फॉर्म में पावर नहीं चाहता। वो टीचिंग को पोजीशन, अथॉरिटी बनाने का जरिया नहीं बनाता, इसलिए वो सोसाइटी के कंपल्शन और गवर्नमेंट्स के कंट्रोल से फ्री होता है। ऐसे टीचर्स को एक एनलाइटेंड सिविलाइजेशन में प्राइमरी प्लेस मिलता है, क्योंकि ट्रू कल्चर इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस पर फाउंडेड नहीं होती, एजुकेटर्स पर। चैप्टर 6 पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी माँ बाप और टीचर्स।
राइट काइंड की एजुकेशन की शुरुआत एजुकेटर से होती है, जो खुद को समझे और फिक्स्ड सोच के पैटर्न से फ्री हो, क्योंकि जो वो खुद है वही वो इम्पार्ट करता है। अगर वो खुद राइट तरीके से एजुकेट नहीं हुआ तो वो सिर्फ वही मैकेनिकल नॉलेज सिखा सकता है जिसमें वो खुद पढ़ा गया। तो प्रॉब्लम चाइल्ड का नहीं, पेरेंट और टीचर का है। प्रॉब्लम है एजुकेटर को एजुकेट करना। अगर हम जो एजुकेटर्स हैं खुद को नहीं समझते और चाइल्ड के साथ अपनी रिलेशनशिप को नहीं समझते, बल्कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन भर देते हैं और एग्जाम्स पास करवाते हैं, तो न्यू काइंड की एजुकेशन कैसे आएगी? प्यूपिल को गाइड और हेल्प करना होता है, लेकिन अगर गाइड खुद कंफ्यूज्ड, नैरो, नेशनलिस्टिक और थ्योरीज में अटका हुआ है, तो उसका प्यूपिल भी वही बनेगा और एजुकेशन और ज़्यादा कन्फ्यूजन और झगड़े पैदा करेगी। अगर ये सच दिखाई देता है तो समझ में आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है खुद को सही तरीके से री एजुकेट करना। चाइल्ड के फ्यूचर वेलबींग और सिक्योरिटी की चिंता से पहले अपनी री एजुकेशन जरूरी है। एजुकेटर को एजुकेट करना यानी एजुकेटर का खुद को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पहले से किसी सिस्टम ऑफ थॉट या पैटर्न ऑफ एक्शन में जम चुके होते हैं। वो किसी आइडियोलॉजी, किसी रिलीजन या किसी स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट को दे चुके होते हैं। इसीलिए हम चाइल्ड को ये सिखाते हैं कि क्या सोचना है, न कि कैसे सोचना है। ऊपर से पेरेंट्स और टीचर्स अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स और दुख में घिरे रहते हैं। रिच हो या पुअर, ज़्यादातर पेरेंट्स अपनी पर्सनल वरीज में अब्जॉर्ब्ड रहते हैं। वो प्रेजेंट सोशल और मॉरल गिरावट के बारे में गहरी चिंता कम करते हैं, बस वो चाहते हैं कि उनके बच्चे दुनिया में सेट हो जाएं। वो बच्चों के फ्यूचर के लिए एंग्शियस रहते हैं, ईगर होते हैं कि उन्हें ऐसी एजुकेशन मिले जो सिक्योर पोजीशन दे या अच्छी शादी कर लें। जो आमतौर पर माना जाता है उसके उल्टा, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों से लव की बात तो करते हैं पर वाकई में लव नहीं करते। अगर पेरेंट्स सच में अपने बच्चों से लव करते तो फैमिली और नेशन को पूरे ह्यूमन होल के अगेंस्ट एम्फसाइज नहीं करते, जो सोशल और रेशियल डिविजन्स बनाता है और वॉर और स्टारवेशन लाता है। ये बात अजीब है कि लोग लॉयर या डॉक्टर बनने के लिए स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट काम पेरेंट बनने के लिए कोई ट्रेनिंग जरूरी नहीं समझते। अक्सर फैमिली जो अपने अलगपन को स्ट्रॉन्ग करती है, आइसोलेशन की प्रोसेस को बढ़ाती है और इस तरह सोसाइटी में गिरावट का फैक्टर बन जाती है। सिर्फ तब जब लव और अंडरस्टैंडिंग होती है तब आइसोलेशन की दीवारें टूटती हैं। तब फैमिली बंद सर्कल नहीं रहती, न प्रिजन होती है न रेफ्यूज, और पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों ही नहीं, नेबर्स से भी कम्युनियन में रहते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए बहुत पेरेंट्स चाइल्ड की वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पर डाल देते हैं। फिर एजुकेटर को पेरेंट्स की एजुकेशन में भी हेल्प देनी पड़ती है। टीचर को उनसे बातचीत करनी चाहिए, समझाते हुए कि दुनिया का कंफ्यूज्ड स्टेट उनकी इंडिविजुअल कंफ्यूजन का ही आईना है। उससे बताना चाहिए कि सिर्फ साइंटिफिक प्रोग्रेस से वैल्यूज में रेडिकल बदलाव नहीं आता। टेक्निकल ट्रेनिंग, जिसे आज एजुकेशन कहते हैं, इंसान को फ्रीडम नहीं दी, न ज़्यादा हैप्पी बनाया। और स्टूडेंट को प्रेजेंट एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कंडीशन करना इंटेलिजेंस के खिलाफ है। पेरेंट्स को बताना चाहिए कि वो उनके चाइल्ड के लिए क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। टीचर को पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए, स्पेशलिस्ट बनकर उन्हें नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि चाइल्ड के टेम्परामेंट, डिफिकल्टीज, एप्टीट्यूड्स वगैरह पर मिलकर बात करके। अगर टीचर हर चाइल्ड में रियल इंटरेस्ट लेता है तो पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट रखेंगे। इस प्रोसेस में टीचर पेरेंट्स को एजुकेट करता है और खुद को भी, और साथ ही पेरेंट्स से सीखता भी है। राइट एजुकेशन एक म्यूचुअल टास्क है जिसमें पेशेंस, कंसिडरेशन और अफेक्शन चाहिए। एनलाइटेंड टीचर्स एक एनलाइटेंड कम्युनिटी में मिलकर बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स छोटे स्केल पर इंटरेस्टेड टीचर्स और थॉटफुल पेरेंट्स के साथ करने चाहिए। क्या पेरेंट्स खुद से पूछते हैं कि उन्होंने बच्चे क्यों किए? क्या वो बच्चे अपना नाम चलाने के लिए या प्रॉपर्टी कैरी करवाने के लिए चाहते हैं? क्या वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपनी इमोशनल नीड्स फुलफिल करने के लिए बच्चे चाहते हैं? अगर ऐसा है तो बच्चे पेरेंट्स की डिज़ायर्स और फियर्स का प्रोजेक्शन बन जाते हैं। क्या पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों से लव करते हैं, जबकि गलत एजुकेशन देकर वो एनवी, एनमिटी और एम्बिशन को फॉस्टर करते हैं? क्या ये लव है जो नेशनलिस्टिक और रेशियल एंटेगोनिज्म्स को बढ़ाता है, जो वॉर, डिस्ट्रक्शन और अटर मिजरी तक ले जाता है, जो रिलीजन्स और आइडियोलॉजीज के नाम पर इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा करता है? बहुत से पेरेंट्स चाइल्ड को कॉन्फ्लिक्ट और सॉरो की राहों पर ले जाते हैं, सिर्फ गलत एजुकेशन को अलाउ करके ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ कंडक्ट से भी। फिर जब चाइल्ड बड़ा होकर सफ़र करता है तो वो उसके लिए प्रार्थना करते हैं या उसकी हरकतों का एक्सक्यूज़ बनाते हैं।
पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए सफ़र करना पॉजेसिव सेल्फ पिटी का रूप है, जो तब होता है जब लव नहीं होता। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से लव करते हैं, तो वो नेशनलिस्टिक नहीं होंगे। वो अपने आप को किसी कंट्री से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट का वर्शिप वॉर लाता है, जो उनके बेटे को मार देता है या लंगड़ा कर देता है। अगर पेरेंट्स लव करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी से राइट रिलेशनशिप ढूंढेंगे, क्योंकि पॉजेसिव इंस्टिंक्ट ने प्रॉपर्टी को इतनी बड़ी और झूठी इंपॉर्टेंस दे दी है, जो दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर पेरेंट्स लव करते हैं, तो वो किसी ऑर्गेनाइज रिलीजन से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि डॉगमा और बिलीफ लोगों को कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स में बांटकर एंटागनिज्म क्रिएट करते हैं। अगर पेरेंट्स लव करते हैं, तो वो एनवी और स्ट्राइफ को खत्म करेंगे और प्रेजेंट डे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बुनियादी तौर पर बदलने में लग जाएंगे। जब तक हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पावरफुल बने, बिगर बेटर पोजीशंस लें, ज्यादा सक्सेसफुल होते जाएं, तब तक हमारे दिल में लव नहीं, क्योंकि सक्सेस का वर्शिप कॉन्फ्लिक्ट और मिजरी को बढ़ाता है। अपने बच्चों से लव करना मतलब उनके साथ डीप कम्युनियन में होना, मतलब उन्हें ऐसी एजुकेशन देना जो उन्हें सेंसिटिव, इंटेलिजेंट और इंटीग्रेटेड बनाए। एक टीचर को सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि वो टीच से क्या मतलब लेता है जब वो डिसाइड करता है कि उसे पढ़ाना है। क्या वो यूजुअल सब्जेक्ट्स को हैबिचुअल तरीके से पढ़ाएगा? क्या वो चाइल्ड को सोशल मशीन का एक कॉग बनाने के लिए कंडीशन करेगा, या उसकी मदद करेगा कि वो इंटीग्रेटेड क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग बने, जो फॉल्स वैल्यूज के लिए थ्रेट हो? और अगर एजुकेटर को स्टूडेंट की मदद करनी है ताकि वो अपने आसपास की वैल्यूज और इन्फ्लुएंसेस को एग्जामिन और समझ सके, तो क्या एजुकेटर को खुद उन चीज़ों का अवेयर नहीं होना चाहिए? अगर कोई अंधा हो, तो क्या वो दूसरों को पार ले जाने में मदद कर सकता है? पक्की बात है, टीचर को पहले खुद से देखना शुरू करना होगा। उसे लगातार अलर्ट रहना होगा, अपने खुद के थॉट्स और फीलिंग्स के प्रति इंटेंसली अवेयर रहना होगा। टीचर को सबसे पहले अपनी डेली लाइफ में अपने थॉट्स, रिएक्शंस और फियर्स को क्वाइटली ऑब्जर्व करना होता है, बिना जजमेंट, बिना एक्सक्यूज, सिर्फ क्लियर देखना होता है, क्योंकि वही क्लैरिटी स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में सीधा दिखाई देती है। जब एजुकेटर खुद अलर्ट होता है, तब क्लास में सिर्फ सिलेबस या फैक्ट्स नहीं, बल्कि अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग का माहौल बनता है, जिसमें चाइल्ड कंपेयर या कॉम्पीट के बिना ग्रो करता है। अगर टीचर के अंदर हिडन डिजायर हो कि चाइल्ड को अपने इमेज के मुताबिक शेप करे, तो वो डिजायर डोमिनेंस में बदल जाता है और लव को बिगाड़ देता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस टीचर की रियल ट्रेनिंग है। रियल गाइडेंस का मतलब पुश, कंट्रोल या कंडीशनिंग नहीं। रियल गाइडेंस का मतलब है चाइल्ड के ऑब्जर्वेशन के साथ उसकी डिफिकल्टीज को समझना और उसे अपनी सोच को क्लियरली देखने में हेल्प करना। पेरेंट्स और टीचर्स को मिलकर एक ऑनेस्ट बातचीत चलानी होती है, जिसमें ब्लेम या अथॉरिटी शो ना हो। सीधी बात हो कि चाइल्ड किस मूड में है, क्या फियर्स आ रहे हैं, और घर और स्कूल के सिग्नल्स कहीं क्लैश तो नहीं कर रहे। जब होम और स्कूल का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, तो चाइल्ड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। इसलिए दोनों तरफ की री एजुकेशन जरूरी है, ताकि एक ही सिंपल, सेन और काइंड डायरेक्शन मिले। ज्यादातर पेरेंट्स नेम, स्टेटस या सिक्योरिटी के लिए एंग्शियस रहते हैं, पर अगर रियल लव हो तो वो चाइल्ड को सिर्फ सेफ पोजीशन के लिए नहीं, बल्कि इंटीग्रेटेड, सेंसिटिव और इंटेलिजेंट बनने के लिए एजुकेट करना चाहेंगे। अगर लव डीप है तो फैमिली अपनी दीवारें नहीं बनाती, वो नेबर और सोसाइटी के साथ ओपन रिलेशनशिप में रहती है, जहां पॉजेसिवनेस कम होता है और कोऑपरेशन नेचुरल बनता है। टीचर को पेरेंट्स से स्पेशलिस्ट जैसे बात नहीं करनी, उसे सिंपल, क्लियर लैंग्वेज में चाइल्ड के टेम्परामेंट, हैबिट्स और इंटरेस्ट पर शेयर करना चाहिए, ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट बने। इस म्यूचुअल ट्रस्ट से ही पेरेंट्स भी अपने फियर्स और एम्बिशंस को देखते हैं, और यहीं से घर का एनवायरनमेंट धीरे धीरे सिंपल, क्वाइट और लर्निंग फ्रेंडली बनने लगता है। पनिशमेंट और रिवॉर्ड एक्सटर्नल प्रेशर बन जाते हैं। कुछ टाइम के लिए ऑर्डर आता है, पर अंदर फियर और प्रिटेंस बढ़ता है। इसलिए उनकी जगह पेशेंट अटेंशन और डेली ऑब्जर्वेशन को प्लेस देना चाहिए। जब चाइल्ड को बिना फियर के सुनते हैं, तो वो अपनी बात सफाई से करता है, अपनी मिस्टेक को देखता है, और उसी मोमेंट में करेक्शन का रियल चांस मिलता है। एजुकेटर को कंपेयर और लेबल से बचना होगा, जैसे ये स्लो है, ये क्लेवर है, क्योंकि लेबल्स चाइल्ड के माइंड में एक फिक्स्ड इमेज बना देते हैं और उसकी एनर्जी को नैरो कर देते हैं। हर चाइल्ड डिफरेंट होता है,
उसकी एप्टीट्यूड्स, मूड्स और बैकग्राउंड को डेली ऑब्जर्व करके ही राइट पेस, राइट हिंट्स और राइट क्वेश्चंस मिलते हैं। रियल फ्रीडम का मतलब केयरलेस होना नहीं। फ्रीडम का मतलब अटेंटिव होना, जहां माइंड फियर से फ्री हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। जहां फ्रीडम होती है वहीं रियल डिसिप्लिन नेचुरली आता है, क्योंकि अटेंशन खुद ऑर्डर लाती है बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। टीचर को ये पूछते रहना चाहिए, टीच का मतलब क्या है? सिर्फ इन्फॉर्म करना या चाइल्ड को अपने आप को समझने में मदद करना? अगर टीचिंग सिर्फ एग्जाम और जॉब के टारगेट तक सीमित होगी तो लाइफ में कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। पर अगर टीचिंग में लाइफ की होलनेस समझना शामिल होगा तो चाइल्ड में रियल इंटेलिजेंस जगती है। गाइडेंस तब ठीक है जब उसमें कोई फिक्स्ड गोल इम्पोज नहीं होता। जब टीचर साइलेंट माइंड के साथ राइट क्वेश्चन पूछता है तो चाइल्ड अपनी थॉट प्रोसेस को देखता और क्लियर करता है। जब टीचर अपनी बिलीफ, आइडियोलॉजी या पर्सनल एम्बिशन को चाइल्ड पर डालता है तो क्रिएटिवनेस टूट जाती है और वो सिर्फ इमिटेशन सीखता है। पेरेंट्स को अपने मोटिव्स देखने चाहिए। क्या हम चाइल्ड को अपनी कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टी या नेम के लिए चाहते हैं या सच में लव के लिए? क्योंकि रॉन्ग मोटिव चाइल्ड को कॉन्फ्लिक्ट की राह पर डाल देता है। ट्रू लव नेशनलिज्म या ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ के थ्रू डिवीजन को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि डिवीजन से ही एनमिटी, वॉर और मिजरी पैदा होती हैं। अगर पेरेंट्स और टीचर्स ट्रूली केयर करते हैं तो स्मॉल राइट का इनके स्कूल्स बनाने के लिए मिलकर स्टेप लेंगे, जहां अटेंशन, थॉट और फ्रीडम को डेली लाइफ में लिव किया जाए। ऐसे छोटे सेंटर्स में फॉर्मेलिटी से ज़्यादा अलाइव डायलॉग होता है और यही जिंदा माहौल चाइल्ड को इंटीग्रेट करता है। टीचर को अपने अंदर डोमिनेशन का स्लाइटेस्ट शैडो भी देखना होगा। डोमिनेशन चाहे सर्विस के नाम पर हो या ऑर्डर के नाम पर, वो रिलेशनशिप को डैमेज करता है। जहां पोजेसिवनेस और कंट्रोल होता है वहां लव नहीं टिकता। जहां लव होता है वहां कंसिडरेशन और पेशेंस नेचुरली आती है। राइट एजुकेशन का फोकस चाइल्ड की हाईएस्ट इंटरेस्ट को डिस्कवर करना है। वो किस चीज़ में ट्रूली अलाइव फील करता है और फिर उस इंटरेस्ट को इंटेलिजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखना। सिर्फ कैपेसिटी डेवलप करना काफ़ी नहीं, वैल्यूज़ को समझना, फॉल्स वैल्यूज़ को क्वेश्चन करना और राइट वैल्यूज़ को लिव करना ही इंटीग्रेटेड लाइफ की पहचान है। एजुकेटर के लिए डेली मेडिटेशन का सिंपल मतलब है अपने अंदर की मूवमेंट, थॉट, रिएक्शन, फियर को क्वाइटली देखना। इसी ऑब्जर्वेशन से सेल्फ नॉलेज आती है। सेल्फ नॉलेज बिना किसी मेथड या गुरु के होती है। रिलेशनशिप ही मिरर है, उसी में अपने आप को देखकर माइंड नेचुरली सिंपल और क्लियर होता है। अगर स्कूल में सिर्फ टेक्निक और इन्फॉर्मेशन होगी तो हार्ट डल हो जाएगा। इंटेलिजेंस माइंड और हार्ट की एक साथ एक्शन है, जिसमें सेंसिटिविटी और रीजन दोनों काम करते हैं। विजडम बुक से नहीं मिलती। विजडम तब आती है जब सेल्फ सेंटर्ड एक्टिविटी धीरे धीरे खत्म होती है और डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन और ह्यूमिलिटी बढ़ते हैं। टीचर को चाइल्ड की डेली छोटी चीज़ों, प्ले, टॉक, साइलेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यही बारीक ऑब्जर्वेशन से उसके थॉट पैटर्न समझ आते हैं। जब चाइल्ड को फील होता है कि कोई ट्रूली सुन रहा है बिना फियर क्रिएट किए, तब उसका माइंड नेचुरली ओपन होता है और लर्निंग रियल होती है। पेरेंट्स को घर में सिंपल ऑर्डर रखना चाहिए, क्लीनलीनेस, क्वाइट टाइम और फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, ताकि चाइल्ड के अंदर क्लैरिटी और रिस्पेक्ट ग्रो हो। रिचुअल्स और शो से ज़्यादा वैल्यू डेली काइंडनेस, ट्रूथफुल टॉक और स्टेडी अफेक्शन में होती है, जो चाइल्ड के माइंड को सेफ और अलाइव बनाती है। टीचर और पेरेंट दोनों को रिजल्ट के ऑब्सेशन से बचना होगा। जब हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं तो प्रोसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फियर बच्चे को ग्रिप कर लेता है। प्रोसेस में अटेंशन, पेशेंस और डिस्कवरी होती है। यही स्लो जेंटल मूवमेंट लॉन्ग टर्म में रियल कैरेक्टर और इंटेलिजेंस बनाती है। अगर हम ट्रूली लव करते हैं तो हम अपनी ग्रीड, एनवी और पावर के पैटर्न्स को क्लियरली देखकर छोड़ेंगे। बिना इसके कोई भी रिफॉर्म सरफेस पर रह जाएगा। राइट एजुकेशन का स्टार्ट और एंड हमारे खुद के ट्रांसफॉर्मेशन में है। जब माइंड में लव और फ्रीडम आते हैं तभी चाइल्ड के लिए नया कल्चर पॉसिबल है। टीचर को अपने अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स को क्लियरली देखते रहना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वो कैसे कंडीशन्ड पैटर्न्स में रिएक्ट करता है। इसी अलर्ट वॉचफुलनेस से इंटेलिजेंस जगती है और रिलेशनशिप में डीप बदलाव आता है। इंटेलिजेंस का एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं। इंटेलिजेंस एक नेचुरल, स्पॉन्टेनियस परसेप्शन है जो इंसान को स्ट्रांग और फ्री बनाती है।
इसलिए पहले एजुकेटर को अपनी डलनेस और फियर्स को देखकर तोड़ना होगा, तभी चाइल्ड में इंटेलिजेंस जग सकती है। अगर टीचर खुद पर्सनल सिक्योरिटी चेज कर रहा हो, तो फिर चाइल्ड को सिक्योरिटी छोड़ने की बात कैसे समझाएगा? इसलिए पहले अपने अंदर की साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करके अपने वैल्यूज़ को क्वेश्चन करना होगा। सिर्फ इसी से एजुकेटर अपने स्टीरियोटाइपिंग, ऑटोमेटिक थिंकिंग से बाहर निकलेगा और चाइल्ड को फैक्ट्स के साथ साथ लाइफ के रियल क्वेश्चंस पर सोचने में हेल्प करेगा। एजुकेटर को वर्ल्ड में चल रहे एक्सपेरिमेंट समझने के साथ साथ अपनी अप्रोच पर भी क्लियर होना ज़रूरी है। क्यों पढ़ाना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है और इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशन क्या है, ये सब बिना अपनी हैबिट्स और बायसेस इम्पोज किए चाइल्ड को डिस्कवर करने देना होगा। सिर्फ सिस्टम फॉलो करना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। सबसे इम्पॉर्टेंट है हम प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं। अगर अप्रोच रिजिड या अथॉरिटी ड्रिवन होगा तो चाइल्ड में फियर और इमिटेशन ही बढ़ेगा। अगर चाइल्ड को फियर फ्री बनाना है तो टीचर को खुद फियरफुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फियर थॉट को नैरो करता है और इनिशिएटिव को किल करता है, और टीचर का हिडन फियर बच्चों तक पहुंच जाता है। अगर टीचर को पब्लिक ओपिनियन का फियर हो तो वो इस फियर को ऑनेस्टली क्लास में शेयर करके स्टूडेंट्स को भी अपने फियर्स को समझने में ओपन और डायरेक्ट बना सकता है। फ्रीडम को समझने बिना एग्जाम्पल या कंपल्शन से कुछ नहीं होता। फ्रीडम में ही सेल्फ डिस्कवरी और इंसाइट पॉसिबल होता है। इसलिए चाइल्ड के आसपास के इन्फ्लुएंसेस को देखने समझने में उसे हेल्प देना एजुकेटर की जिम्मेदारी है। ट्रू वैल्यूज अथॉरिटी या ट्रेडिशन से नहीं मिलती, सिर्फ इंडिविजुअल थॉटफुलनेस से मिलती है। इसीलिए बिगिनिंग से ही स्टूडेंट में प्रेजेंट डे वैल्यूज को देखने की फियरलेस हैबिट जगानी चाहिए। टीचर और स्टूडेंट दोनों की जर्नी में मी और माइन कम होते जाएं, तब रिलेशनशिप बदलता है। ये म्यूचुअल एजुकेशन है जिसमें दोनों तरफ लव और गुडनेस फ्लोर करते हैं। डोमिनेशन या कंपल्शन कोई भी फॉर्म में फ्रीडम और इंटेलिजेंस का सीधा बैरियर है। इसलिए राइट एजुकेटर सोशल सैंक्शंस और अथॉरिटी से परे रहता है और खुद भी अथॉरिटी से फ्री होना सीखता है। किसी को फॉलो करना चाहे बहुत ग्रेट ही क्यों न हो, सेल्फ को समझने में बैरियर बनता है। रेडीमेड यूटोपिया के प्रोमिसेस के पीछे भागना माइंड को अपनी कंफर्ट और अथॉरिटी की क्रेविंग में फंसा देता है। पॉलिटिशियन, प्रीस्ट, लॉयर, सोल्जर सब हेल्प के नाम पर डिपेंडेंस क्रिएट कर देते हैं, पर रियल हेल्प तब आती है जब हम डेली लाइफ को ह्यूमिलिटी के साथ देखते और समझते रहते हैं। सपोर्ट या एनकरेजमेंट की क्रेविंग अपना खुद का ग्रेटिफाइंग रिस्पॉन्स बना लेती है, जो धीरे धीरे पॉइजन बन जाता है। जैसे ही हम किसी गाइड पर डिपेंड करते हैं, फ्रीडम और इंटेलिजेंस जगाने का ओरिजिनल इंटेंशन खो जाता है। इसलिए एजुकेटर को स्टूडेंट के लिए अथॉरिटी नहीं बनना चाहिए। ये कॉन्शियस या अनकॉन्शियस प्रोसेस दोनों तरह से होता है और डिपेंडेंस को बढ़ा देता है। टीचर की स्ट्रेंथ और सर्टेनिटी स्टूडेंट को टेम्पररी अश्योरेंस देती है, पर यह लास्टिंग नहीं होती। जो टीचर डिपेंडेंस एनकरेज करता है वो नॉलेज और एक्सपीरियंस को अपनी सिक्योरिटी बना लेता है, और यही उसका प्रेजेंट बन जाता है। मेथड डेवलप करके उसे फॉलो करना माइंड को कंफर्ट देता है, क्योंकि अलर्ट रहना मेहनत मांगता है, पर मेथड डिपेंडेंसी माइंड को थॉटलेस बना देती है। रेपिटेशन और हैबिट माइंड को स्लगिश बनाते हैं। फिर शौक आता है तो उसे प्रॉब्लम बोल देते हैं और पुरानी जस्टिफिकेशन से सॉल्व करके फिर माइंड को सुला देते हैं। राइट एजुकेटर पहले अपने अंदर ये पैटर्न खत्म करता है और स्टूडेंट्स को भी इस पर अवेयर होना सिखाता है। अगर कोई पूछे कि कैसे राइट काइंड एजुकेटर बनूं, तो ये टिमरस माइंड का साइन है जो रिजल्ट चाहता है। फ्रीडम बिगिनिंग में होती है, एंड में नहीं। और जो ट्रूली इंटरेस्टेड होता है वो मेथड नहीं मांगता, वो वॉचफुल रहता है और अपनी हिंड्रेंसेस तोड़ता चलता है। कोई सिस्टम हमें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। डिग्रीज मिल सकती हैं, पर सिर्फ सिस्टम का पर्सोनिफिकेशन बन जाएगा इंसान, एडुकेटर नहीं। रिकग्निशन या अप्रिसिएशन की एक्सपेक्टेशन इम्मेच्योर होती है। अगर पैशन रियल होगा तो बिकरिंग और फ्रस्ट्रेशन के बजाय अलर्टनेस और एनर्जी होगी। फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब पता नहीं होता कि हम सच में क्या करना चाहते हैं। फिर सर्कमस्टांसेस हमें इधर उधर धकेल कर ऐसी जगह ला देते हैं जहां इंटरेस्ट ही नहीं होता। अगर टीचिंग ट्रू वोकेशन है तो राइट एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझते ही ड्राइव और एंथुजियाज्म वापस आ जाता है। ये विल से नहीं, परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग से आता है। जब टीचिंग दिल की पुकार हो और राइट एजुकेशन का मीनिंग क्लियरली दिखे,
तब एक नेचुरल कमिटमेंट आता है जो रूटीन और फियर को तोड़कर लिविंग क्लासरूम बनाता है, जहां फ्रीडम, अटेंशन और काइंडनेस डेली प्रैक्टिस बनते हैं। इसी के साथ चैप्टर 6 का ट्रांसलेशन यहीं कंप्लीट होता है। अब पूरे चैप्टर को ऑडियो बुक फ्रेंडली वर्ड फाइल में कंपाइल करके शेयर किया जाएगा। चैप्टर 7 सेक्स और मैरिज। दूसरे ह्यूमन प्रॉब्लम्स की तरह हमारी पैशंस और सेक्सुअल अर्जेस का प्रॉब्लम भी कॉम्प्लेक्स और मुश्किल है, और अगर एजुकेटर ने खुद इस पर गहरा ध्यान से सोचा नहीं और इसके बहुत सारे पहलू नहीं देखे, तो वो जिसे एजुकेट कर रहा है उसकी मदद कैसे करेगा। अगर पेरेंट या टीचर खुद सेक्स के टर्मोइल में फंसा हो तो वो चाइल्ड को गाइड कैसे करेगा। क्या हम बच्चों की हेल्प कर सकते हैं जब हम खुद इस पूरे प्रॉब्लम का मतलब नहीं समझते। एजुकेटर सेक्स को समझाना कैसे करता है, ये उसकी अपनी माइंड की स्टेट पर डिपेंड करता है। क्या वो जेंटली डिस्पैशनेट है या अपनी डिज़ायर्स में जल रहा है। अब सवाल ये है, ज़्यादा लोगों के लिए सेक्स इतना बड़ा प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट कैसे बन गया है। ये हमारी ज़िंदगी में इतना डोमिनेंट फैक्टर क्यों बन गया है। एक बड़ी वजह यह है कि हम क्रिएटिव नहीं हैं, क्योंकि हमारी सोशल और मॉरल कल्चर और हमारे एजुकेशन के तरीके सब इंटेलेक्ट को ही डेवलप करने पर बेस्ड हैं। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन समझने में यह है कि क्रिएशन इंटेलेक्ट के चलने से नहीं होती, बल्कि जब इंटेलेक्ट स्टिल होता है तब क्रिएशन आती है। इंटेलेक्ट यानी माइंड सिर्फ रिपीट करता है, याद करता है, वो नई बातें सिर्फ शब्दों की जुगलबंदी से बनाता है। और हम में से ज़्यादा लोग सिर्फ ब्रेन के थ्रू फील और एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए हम बस वर्ड्स और मैकेनिकल रेपिटेशन पर जीते हैं। ये क्रिएशन नहीं है, और क्योंकि हम क्रिएटिव नहीं हो गए हैं तो हमारे पास क्रिएटिवनेस का जो एक बड़ा रास्ता बचा है वो सेक्स बन गया है। सेक्स माइंड का ही हिस्सा है, और जो चीज़ माइंड का हिस्सा होती है वो अपने आप को फुलफिल करना चाहती है, वरना फ्रस्ट्रेशन होती है। हमारे थॉट्स और लाइफ बाहर से ब्राइट दिखते हैं पर अंदर से एरिड, हॉलो, एम्प्टी होते हैं। इमोशंस में हम भूखे हैं, रिलीजन और इंटेलेक्ट में हम रेपिटेटिव और डल हैं, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ में हम रेजिमेंटेड और कंट्रोल्ड हैं। हम न खुश हैं, न वाइटल, न जॉयस। घर, काम, मंदिर, चर्च, स्कूल, कहीं भी हम एक क्रिएटिव स्टेट ऑफ बीइंग एक्सपीरियंस नहीं करते। डेली थॉट और एक्शन में कोई डीप रिलीज नहीं मिलता। जब हर तरफ से पकड़े और रोके गए होते हैं तो नेचुरली सेक्स हमारा ओनली आउटलेट बन जाता है, और उस एक्सपीरियंस को बार बार ढूंढा जाता है, क्योंकि वो कुछ पल के लिए वही हैप्पीनेस देता है जहां सेल्फ का एब्सेंस होता है। प्रॉब्लम सेक्स खुद नहीं है, प्रॉब्लम है उस हैप्पीनेस को फिर से पाने की चाहत, यानी प्लेजर को पा लेना और उसे बनाए रखना, चाहे वो सेक्सुअल हो या कोई और प्लेजर। असल में हम एक इंटेंस पैशन ढूंढते हैं जिसमें सेल्फ भूल जाए, किसी ऐसी चीज़ से आइडेंटिफिकेशन जिसमें हम पूरी तरह खो सकें। क्योंकि सेल्फ छोटा, पेटी और पेन का सोर्स है, इसलिए होश या बेहोश हम चाहते हैं कि अपने आप को इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्साइटमेंट में, लॉफ्टी थॉट्स में या किसी ग्रॉस सेंसेशन में खो दें। जब हम सेल्फ से एस्केप ढूंढते हैं तो एस्केप के वेज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, और फिर वही वेज हमारे लिए पेनफुल प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। जब तक हम उन हिंड्रेंसेस को इन्वेस्टिगेट और अंडरस्टैंड नहीं करते जो क्रिएटिव लिविंग यानी सेल्फ से फ्रीडम को रोकते हैं, तब तक सेक्स का प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। इन हिंड्रेंसेस में से एक बड़ी चीज़ है फियर, और रिस्पेक्टेबिलिटी उस फियर की ही एक शक्ल है। रिस्पेक्टेबल, मॉरली बाउंड लोग जिंदगी का पूरा और गहरा मतलब नहीं देख पाते। वो अपनी राइटचसनेस की दीवारों में बंद हो जाते हैं और उनके आगे नहीं देख पाते। उनकी स्टेन्ड ग्लास मोरालिटी, जो आइडियल्स और रिलीजियस बिलीफ्स पर बेस्ड होती है, रियलिटी से रिलेटेड नहीं होती। जब वो इसके पीछे छिपते हैं तो अपनी ही इल्यूजन्स में जीते हैं। अपनी इस ग्रैटिफाइंग मोरालिटी के बावजूद रिस्पेक्टेबल लोग भी कन्फ्यूजन, मिजरी और कॉन्फ्लिक्ट में ही रहते हैं। फियर, जो हमारी सिक्योरिटी चाहने की डिज़ायर का रिजल्ट है, हमें कन्फॉर्म, इमिटेट और डोमिनेशन को एक्सेप्ट करने पर मजबूर करता है, और इस तरह क्रिएटिव लिविंग को रोकता है। क्रिएटिव तरीके से जीना मतलब फ्रीडम में जीना जो फियर के बिना होता है, और क्रिएटिविटी तभी होती है जब माइंड डिज़ायर और डिज़ायर की ग्रेटिफिकेशन में फंसा हुआ ना हो। सिर्फ अपने दिल और दिमाग को डेलिकेटली ऑब्जर्व करके हम डिज़ायर के छिपे हुए तरीकों को समझ सकते हैं। जितना हम थॉटफुल और एफेक्शनेट होते हैं, उतना ही डिज़ायर माइंड को डोमिनेट करना छोड़ देता है। सिर्फ जब लव नहीं होता तभी सेंसेशन एक कंज्यूमिंग प्रॉब्लम बनती है। सेंसेशन के प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें इसे हर एंगल से देखना होगा, एजुकेशनल, रिलीजियस, सोशल और मॉरल, सिर्फ एक साइड से नहीं। आज सेंसेशंस इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि हमने सेंसेट वैल्यूज़ को ओवर एम्फसाइज कर दिया है।
बुक्स, एडवर्टाइजमेंट्स, सिनेमा और बहुत सारे तरीकों से सेंसेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को लगातार स्ट्रेस किया जा रहा है। पॉलिटिकल और रिलीजियस पैजेंट्स, थिएटर और दूसरे अम्यूजमेंट्स हमें हर लेवल पर स्टिमुलेशन ढूंढने के लिए एनकरेज करते हैं और हम खुशी खुशी इस एनकरेजमेंट का मजा लेते हैं। सेंसुअलिटी को हर पॉसिबल तरीके से डेवलप किया जा रहा है और साथ में चैस्टिटी का आइडियल भी उठाया जा रहा है। इस तरह हमारे अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन बन जाती है और अजीब बात यह है कि यही कॉन्ट्रडिक्शन खुद स्टिमुलेटिंग बन जाती है। प्लेजर, एक्साइटमेंट और वायलेंस तभी हमारी लाइफ में डोमिनेंट फीचर रहना छोड़ते हैं जब हम सेंसेशन के परस्यूट को समझ लेते हैं, जो माइंड की एक बड़ी एक्टिविटी है। क्योंकि हम लव नहीं करते, इसलिए सेक्स यानी सेंसेशन का परस्यूट एक कंज्यूमिंग प्रॉब्लम बन गया है। जहाँ लव होता है वहाँ चैस्टिटी होती है। जो चैस्ट बनने की कोशिश करता है वो चैस्ट नहीं होता। वर्च्यू फ्रीडम के साथ आती है। वो तब आती है जब व्हाट इज़ को समझा जाता है, ना कि जब हम फोर्स से अपने आप को कंट्रोल करते हैं। जब हम यंग होते हैं तो सेक्सुअल अर्जेस स्ट्रांग होते हैं और ज़्यादा लोग इन डिज़ायर्स को कंट्रोल और डिसिप्लिन करके हैंडल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगता है बिना रिस्ट्रेंट हम बेइंतहा लस्टफुल हो जाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हमारी सेक्सुअल मोरालिटी के बारे में बहुत कंसर्न्ड होती हैं, पर वो पेट्रियटिज्म के नाम पर वायलेंस और मर्डर को अलाउ करती हैं। हमें एनवी और क्राफ्टी रूथलेसनेस में इंडल्ज करने देती हैं और पावर और सक्सेस के पीछे भागती रखते हैं। फिर ये इस स्पेसिफिक मोरालिटी के लिए इतनी चिंता क्यों और एक्सप्लॉयटेशन, ग्रीड और वार पर सख्त हमला क्यों नहीं? क्या ये इसलिए नहीं क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स, जो हमारे बनाए हुए एनवायरनमेंट का पार्ट हैं, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए हमारे फियर्स और होप्स, हमारी एनवी और सेपरेटिज्म पे डिपेंड करती हैं? इसलिए रिलीजियस फील्ड में भी माइंड अपनी ही डिज़ायर्स के प्रोजेक्शंस में फंसा रहता है। जब तक डिज़ायर के पूरे प्रोसेस की डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, शादी का इंस्टीट्यूशन जैसे अब है, चाहे ईस्ट में या वेस्ट में, सेक्सुअल प्रॉब्लम का जवाब नहीं दे सकता। लव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पैदा नहीं होता, ना वो ग्रेटिफिकेशन के एक्सचेंज पर बेस्ड है, ना म्यूचुअल सिक्योरिटी और कंफर्ट पर। ये सब चीज़ें माइंड की हैं और इसीलिए लव हमारी लाइफ में छोटी जगह लेता है। लव माइंड का नहीं होता। लव थॉट से इंडिपेंडेंट होता है, जो अपने कनिंग कैलकुलेशंस, सेल्फ प्रोटेक्टिव डिमांड्स और रिएक्शंस में अटका रहता है। जहाँ लव होता है वहाँ सेक्स कभी प्रॉब्लम नहीं होता। लव की कमी ही प्रॉब्लम बनाती है। प्रॉब्लम सेक्स नहीं, प्रॉब्लम माइंड के हिंड्रेंसेस और एस्केप्स हैं और इसीलिए माइंड के प्रोसेस को समझना ज़रूरी है, उसकी अट्रैक्शंस और रिपल्शंस, उसका ब्यूटी और अगलीनेस पर रिस्पॉन्स। हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए। देखें हम लोगों को कैसे देखते हैं, मर्दों और औरतों को कैसे देखते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि फैमिली कब सेपरेटिज्म और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का सेंटर बन जाती है, जब उसे सेल्फ परपेचुएशन के लिए, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जब फैमिली और प्रॉपर्टी सेल्फ के अराउंड सेंटर हो जाते हैं, जिसके डिज़ायर्स और परस्यूट्स हमेशा नैरो होते जाते हैं, तब वो पावर और डोमिनेशन के इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं और इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बनते हैं। इन ह्यूमन सवालों का असली दुख ये है कि हम पेरेंट्स और टीचर्स खुद इतने थक गए, बेउम्मीद हो गए, बिल्कुल कंफ्यूज्ड और बेचैन हो गए हैं। लाइफ हम पर भारी है, हम कंफर्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई हमें लव करे। जब हम खुद अंदर से गरीब और इनसफिशिएंट होते हैं तो चाइल्ड को राइट एजुकेशन देने की क्षमता कैसे आएगी? इसीलिए मेन प्रॉब्लम प्यूपल नहीं, एजुकेटर है। हमारे अपने हार्ट्स और माइंड्स को साफ होना होगा, तभी हम दूसरों को एजुकेट कर पाएंगे। अगर एजुकेटर खुद कंफ्यूज्ड, टेढ़ा, अपनी डिज़ायर्स के मेज़ में खोया हुआ होगा, तो वो विजडम कैसे देगा या किस तरह दूसरे का रास्ता सीधा करेगा? पर हम मशीन नहीं हैं जिसे एक्सपर्ट्स तुरंत समझकर रिपेयर कर देंगे। हम लंबे अरसे के इन्फ्लुएंसेस और एक्सीडेंट्स का नतीजा हैं और हर एक को अपनी ही नेचर की कन्फ्यूजन को खोलकर, समझकर खुद देखना होगा। चैप्टर 8 आर्ट, ब्यूटी और क्रिएशन। हम में से ज़्यादा लोग अक्सर अपने आप से एस्केप करने की कोशिश करते रहते हैं, और क्योंकि आर्ट एक रिस्पेक्टेबल और इजी तरीका देता है, इसलिए बहुत लोगों की लाइफ में इसका बड़ा रोल होता है। सेल्फ फॉरगेटफुलनेस की डिज़ायर में कुछ लोग आर्ट की तरफ जाते हैं, कुछ अल्कोहल लेते हैं और कुछ लोग अजीब गरीब रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स फॉलो करते हैं। जब हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी चीज़ को अपने आप से एस्केप के लिए यूज़ करते हैं, तो हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। किसी पर्सन, किसी पोयम या किसी भी चीज़ पर डिपेंड रहना ताकि वरीज और एंग्जाइटी से रिलीज मिले, ये कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, पर आगे चलकर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करता है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ क्रिएटिवनेस की स्टेट पॉसिबल नहीं होती।
इसलिए राइट काइंड ऑफ एजुकेशन को इंडिविजुअल को अपने प्रॉब्लम्स फेस करने में हेल्प करनी चाहिए, एस्केप के वेज को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। एजुकेशन को कॉन्फ्लिक्ट को समझने और ख़त्म करने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि तभी क्रिएटिवनेस सच में आता है। लाइफ से अलग की गई आर्ट की कोई बड़ी अहमियत नहीं होती। जब आर्ट हमारी डेली लिविंग से सेपरेट हो, जब इंस्टिंक्चुअल लाइफ और कैनवस, मार्बल या वर्ड्स पर की गई एफर्ट्स में गैप हो, तो आर्ट सिर्फ एक सुपरफिशियल डिज़ायर का एक्सप्रेशन बन जाता है, व्हाट इज़ की रियलिटी से एस्केप करने का। इस गैप को ब्रिज करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो गिफ्टेड और टेक्निकली प्रोफिशिएंट होते हैं। पर जब ये गैप सच में ब्रिज होता है, तभी लाइफ इंटीग्रेटेड बनती है और आर्ट हमारा इंटीग्रल एक्सप्रेशन बन जाता है। माइंड में इल्यूजन क्रिएट करने की पावर होती है, और उसके तरीकों को समझे बिना इंस्पिरेशन ढूंढना सेल्फ डिसेप्शन को इनवाइट करना है। इंस्पिरेशन तब आता है जब हम उसके लिए ओपन होते हैं, ना कि जब हम उसको चेस करते हैं। किसी भी स्टिम्युलेशन के थ्रू इंस्पिरेशन पाने की कोशिश हर तरह की डिल्यूजन्स तक ले जाती है। जब तक इंसान एग्जिस्टेंस की सिग्निफिकेंस से अवेयर नहीं होता, तब तक उसकी कैपेसिटी या गिफ्ट सेल्फ और उसकी क्रेविंग्स को ही इंपॉर्टेंस देती है। यह आदमी को सेल्फ सेंटर्ड और सेपरेटिव बना देता है। वो अपने आप को अलग, सुपीरियर समझने लगता है, और इस सबसे बहुत बुराई, कांस्टेंट स्ट्राइफ और पेन पैदा होते हैं। सेल्फ बहुत सारी एंटिटीज़ का बंडल है, जिसमें हर एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग डिज़ायर्स का बैटलफील्ड है, माइन और नॉट माइन के बीच कांस्टेंट स्ट्रगल का सेंटर है। और जब तक हम सेल्फ, मी और माइन को इंपॉर्टेंस देते रहेंगे, तब तक अंदर और दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा। ट्रू आर्टिस्ट सेल्फ की वैनिटी और एम्बिशन से परे होता है। ब्रिलियंट एक्सप्रेशन की पावर हो और फिर भी वर्ल्डली वेज में फंसा रहे, तो लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन और स्ट्राइफ बनती है। प्रेज और एडुलेशन को दिल से ले लेना ईगो को इन्फ्लेट करता है और रिसेप्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। और किसी भी फील्ड में सक्सेस की वर्शिप इंटेलिजेंस के लिए क्लियरली हार्मफुल है। जो टेंडेंसी या टैलेंट आइसोलेशन क्रिएट करता है, कोई भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का फॉर्म, चाहे वो कितना भी स्टिम्युलेटिंग क्यों ना लगे, सेंसिटिविटी के एक्सप्रेशन को डिस्टॉर्ट करता है और धीरे धीरे इनसेंसिटिविटी लाता है। जब गिफ्ट पर्सनल बन जाता है, जब मी और माइंड को इंपॉर्टेंस मिलती है, आई पेंट, आई राइट, आई इन्वेंट, तो सेंसिटिविटी डल हो जाती है। सिर्फ तब जब हम अपने थॉट और फीलिंग की हर मूवमेंट से अवेयर होते हैं, लोगों, चीज़ों और नेचर के साथ रिलेशनशिप में, तब माइंड ओपन, प्लायबल रहता है, सेल्फ प्रोटेक्टिव डिमांड्स और परस्यूट से बंधा नहीं होता, और तभी अगली और ब्यूटीफुल दोनों के लिए रियल सेंसिटिविटी होती है, बिना सेल्फ के बैरियर के। ब्यूटी और अगलीनेस के लिए सेंसिटिविटी अटैचमेंट से नहीं आती, ये लव के साथ आती है, जब सेल्फ क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। जब हम अंदर से पूरे होते हैं तो आउटवर्ड शो में इंडल्ज करते हैं, वेल्थ, पावर, पोजेशंस। जब हार्ट्स एम्प्टी होते हैं, हम चीज़ें कलेक्ट करते हैं। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने आसपास वो ऑब्जेक्ट्स रख लेते हैं जिन्हें हम ब्यूटीफुल समझते हैं, और उन पर एनॉर्मस इंपॉर्टेंस अटैच करके हम बहुत मिजरी और डिस्ट्रक्शन के जिम्मेदार बनते हैं। एक्विजिटिव स्पिरिट ब्यूटी का लव नहीं होता, ये सिक्योरिटी की डिज़ायर से आता है, और सिक्योर रहना अक्सर इनसेंसिटिव बना देता है। सिक्योरिटी की डिज़ायर फियर पैदा करती है, ये आइसोलेशन का प्रोसेस चालू करती है जो हमारे आसपास रेजिस्टेंस की दीवारें खड़ी करता है, और ये दीवारें सारी सेंसिटिविटी को रोक देती हैं। चाहे ऑब्जेक्ट कितना ही ब्यूटीफुल क्यों ना हो, जल्दी ही उसकी अपील ख़त्म हो जाती है। हम आदत डाल लेते हैं, और जो कभी जॉय था वो एम्प्टी और डेड बन जाता है। ब्यूटी की अप्रिसिएशन कंडीशनल नहीं हो सकती। ये पॉसिबल नहीं जब माइंड कंपेयर कर रहा हो या हार्ट कॉन्फ्लिक्ट से दबा हो। जहां लव होता है, सेक्स कभी प्रॉब्लम नहीं होता, लव की कमी ही प्रॉब्लम बनाती है। माइंड के हिंड्रेंसेस और एस्केप से रियल प्रॉब्लम है, सेक्स या कोई स्पेसिफिक इशू नहीं। इसलिए माइंड के प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है, उसकी अट्रैक्शंस और रिपल्शंस, ब्यूटी और अगलीनेस पर उसके रिस्पॉन्सेस। हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना चाहिए। देखें हम लोगों को कैसे देखते हैं, मर्दों और औरतों को कैसे देखते हैं। समझे कि फैमिली कब सेपरेटिज्म और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ का सेंटर बन जाती है, जब उसे सेल्फ परपेचुएशन और सेल्फ इंपॉर्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जब फैमिली और प्रॉपर्टी सेल्फ के अराउंड सेंटर हो जाते हैं, जिसकी डिज़ायर्स और परस्यूट्स लगातार नैरो होती जाती हैं, तब वो पावर और डोमिनेशन के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं और इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बनते हैं। इन ह्यूमन सवालों की बड़ी दिक्कत ये है कि हम खुद
पेरेंट्स और एजुकेटर्स बहुत थक चुके, बेउम्मीद, बिल्कुल कंफ्यूज्ड और बिना शांति के हो गए हैं। लाइफ हम पर भारी है। हम कंफर्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें लव करे। जब हम अंदर से पुअर और इनसफिशिएंट हैं तो चाइल्ड को राइट काइंड ऑफ एजुकेशन कैसे देंगे? इसलिए मेजर प्रॉब्लम प्यूपिल नहीं, एजुकेटर है। अगर दूसरों को एजुकेट करना है तो पहले अपने हार्ट्स और माइंड्स को क्लेंस करना होगा। अगर एजुकेटर खुद कंफ्यूज्ड, टेढ़ा, अपनी डिज़ायर्स के मेज़ में खोया हो तो वो विजडम कैसे देगा या दूसरे का रास्ता सीधा कैसे करेगा? पर हम मशीन्स नहीं हैं जिसे एक्सपर्ट्स तुरंत समझकर रिपेयर कर दें। हम लॉन्ग सीरीज ऑफ इन्फ्लुएंसेस और एक्सीडेंट्स का नतीजा हैं और हर एक को अपनी नेचर की कन्फ्यूजन को खुद ही अनरावल और समझना होता है। क्रिएटिव होना सिर्फ पोएम, स्टैचूज या चिल्ड्रन प्रोड्यूस करना नहीं है। ये उस स्टेट में होना है जहां ट्रूथ आ सकता है। ट्रूथ तब आता है जब थॉट बिल्कुल रुक जाता है, और थॉट तभी रुकता है जब सेल्फ एब्सेंट हो, जब माइंड ने क्रिएट करना छोड़ दिया हो, यानी जब वो अपनी परस्यूट्स में फंसा ना हो। जब माइंड पूरी तरह स्टिल हो, फोर्स या ट्रेनिंग से नहीं बल्कि इसलिए कि सेल्फ इनएक्टिव हो, तब क्रिएशन होता है। ब्यूटी का लव एक सॉन्ग में, एक स्माइल में या साइलेंस में एक्सप्रेस हो सकता है, पर ज़्यादा लोगों को साइलेंट रहने की इंक्लिनेशन ही नहीं है। हमारे पास बर्ड्स और पासिंग क्लाउड्स को ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपनी परस्यूट्स और प्लेजर्स में बहुत बिजी होते हैं। जब हमारे हार्ट्स में ब्यूटी नहीं तो बच्चों को अलर्ट और सेंसिटिव बनाने में हेल्प कैसे करेंगे? हम ब्यूटी के लिए सेंसिटिव रहने की कोशिश करते हैं पर अगली को अवॉइड करते हैं। पर अगली को अवॉइड करना इनसेंसिटिविटी लाता है। अगर यंग में सेंसिटिविटी डेवलप करनी है तो पहले हमें खुद ब्यूटी और अगलीनेस दोनों के लिए सेंसिटिव होना होगा और हर मौका लेना होगा उनमें सीइंग की जॉय जगाने का। सिर्फ मैन मेड ब्यूटी नहीं बल्कि नेचर की ब्यूटी भी।